नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। ये कहानी आपके मनोरंजन और सीख के लिए तैयार की गई है, जिसे हमने बेहद आसान और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया है। कहानी के मूल अधिकार इसके असली लेखक के पास है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर। तुम्हारा एकमात्र कार्य उसे मारना और उसकी हर कीमती चीज को लूट लेना है, इविल बैट ने अपने सामने खड़े 3 नकाबपोश व्यक्तियों से कहा। उन तीनों के शरीर से निकलने वाली काली और भयावह ऊर्जा साफ बता रही थी कि वे साधारण योद्धा नहीं, बल्कि इविल सेक्ट के खूंखार बुजुर्ग एल्डेस्ट हैं। इविल सेक्ट उन नीच कल्टिवेटर्स का समूह है जो शक्ति और दौलत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे डिवाइन पैलेस सेक्ट के मास्टर की तरह ही दूसरे कल्टिवेटर्स को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बैटरी की तरह इस्तेमाल करते हैं। दुनिया का हर अनैतिक और घृणित कार्य उनके नाम से जुड़ा होता है। अब उन्हें कैंट के पीछे भेजा गया था, जो वास्पोर्ट सिटी छोड़कर उस गुप्त ठिकाने की ओर बढ़ रहा था जहां सोनाक्स की दुनिया में कदम रखते ही वेक्थरा ने उसे भेजा था, उस बेशर्म अल्केमिस्ट का पुराना अड्डा। कैंट ने नीलामी में अपनी जो अपार दौलत और निडरता दिखाई थी, उसने उसे इन भेड़ियों का मुख्य लक्ष्य बना दिया था। अगर उन स्वॉर्ड किंग्स या पिलसेंट्स में से किसी ने बीच में दखल दिया तो हम क्या करेंगे? एक बुजुर्ग ने अपनी कर्कश और डरावनी आवाज में पूछा। इविल बैट एक घिनौनी हंसी हंसा। क्या ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा? अगर वे हस्तक्षेप करते हैं तो मुझे उन्हें मारने का एक सुनहरा बहाना मिल जाएगा। वे आसपास ही होंगे, लेकिन मैं उन पर तब तक हमला नहीं करूंगा जब तक वे खुद सामने न आए। अगर वे हमला करें तो तुम बस पीछे हटने का नाटक करना। तब मैं उन पर अपनी उस गुप्त शक्ति से वार करूंगा जिसे हमने अब तक दुनिया से छिपा कर रखा है और जो अब पूरी तरह तैयार है। हम आपको निराश नहीं करेंगे, बैट किंग। तीनों ने एक साथ स्वर मिलाया। निराश मत करना, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में असफलता का इनाम सिर्फ दर्दनाक मौत है, इविल बैट ने कहा और अचानक हजारों चमगादड़ों के झुंड में बदलकर हवा में उजल हो गया। वे तीनों बुजुर्ग भी काले धुएं की तरह उड़े और पलक झपकते ही गायब हो गए। उनके लिए ये करो या मरो की स्थिति थी। तबाही का नजारा, कैंट का रौद्र रूप। इस वक्त कैंट एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। उसकी गहरी नजरें उस विशाल मैदान पर टिकी थीं जो उसके सामने फैला हुआ था। ये वही जगह थी जहां वेक्थरा ने उसे भगवान के लोक से आने के बाद भेजा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, पर कैंट के भीतर का तूफान कुछ और ही कह रहा था। उसने अंकल ड्रू को टावर के भीतर भेज दिया था ताकि वे पाताल लोक अंडरवर्ल्ड में जाकर अपनी सेना तैयार कर सकें। खून खराबे के लिए आज का मौसम वाकई बहुत हसीन है, कैंट धीरे से बुदबुदाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। पता नहीं क्यों मेरा खून इस कदर खौल रहा है जैसे मैं बरसों से इसी पल का इंतजार कर रहा था। कयामत आने वाली है और मैं उसका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। कैंट के भीतर एक असीम ऊर्जा का संचार हो रहा था। उसे पहले से ही हवा में खून की धात्विक गंध महसूस हो रही थी। उसे अपनी तलवार को मांस और हड्डियों को चीरते हुए महसूस करने का पूर्वाभास हो रहा था। दुश्मनों की चीखें उसके कानों में अभी से गूंजने लगी थीं। यह एहसास उसके लिए किसी नशे जैसा था। अकेरा की आवाज उसके मन में बिजली की तरह गूंजी। मास्टर, आप जो महसूस कर रहे हैं वह आपके प्राइमोडियल केओस ड्रैगन ब्लडलाइन का प्रभाव है। आप अराजकता केओस से बने हैं और आपका खून तबाही के लिए तरसता है। खतरा जितना बड़ा होगा, आपका खून उतनी ही तेजी से प्रतिक्रिया देगा। अराजकता आपके रगों में दौड़ रही है। इसका मतलब मुझे कभी डर नहीं लगेगा? कैंट ने पूछा। उसकी आंखें चमक उठीं। मास्टर, डर लगेगा, पर वह कभी आपकी इच्छाशक्ति पर हावी नहीं हो पाएगा। युद्ध के मैदान में आपका डर आपकी लड़ने की चाहत को कभी कम नहीं कर पाएगा, बल्कि वह आपको और भी खूंखार बना देगा। कैंट मुस्कुराया और उसने अपने बाईं ओर देखा। उसके बिन बुलाए मेहमान आ चुके थे और वे अच्छी खासी तादाद में थे। तो तुम लोग अपनी हार को पचा नहीं पाए, आखिर लौटकर मेरे ही पास आए, कैंट ने ठंडे लहजे में कहा। उसने हाथ बढ़ाया और उसकी तलवार की म्यान शीत जमीन से प्रकट होकर उसके हाथ में आ गई। मुझे लगा था कि तुम्हारे उन कीड़े मकोड़ों को कुचलने के बाद तुम्हें अक्ल आ जाएगी, पर लगता है जब तक तुम तीनों मेटल सेंट्स जिंदा हो मेरे लिए चैन नहीं है। बकवास बंद कर छोकरे, मेटल सेंट एंड्रू पागलों की तरह चिल्लाया। उसने कैंट की ओर अपना भला ताना हुआ था। उसका चेहरा नफरत से विकृत हो गया था। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, कैंट बड़े ही शांत भाव से बोला, जैसे वह किसी पिकनिक की बात कर रहा हो। मैं तुम सबको मार डालूंगा और फिर तुम्हारे शरीरों का इस्तेमाल करके ऐसे अंडे राक्षस बनाऊंगा जो इस पूरे महाद्वीप पर मेरा परचम लहराएंगे। शुक्रगुजार रहो कि मरने के बाद तुम्हारी नीच जिंदगियां किसी महान काम तो आएंगी। कैंट की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसके चेहरे पर एक काला मुखौटा प्रकट हुआ जिसने उसकी आंखों से लेकर नाक तक के हिस्से को ढक लिया। उसी समय 20 रूट ग्रेड से गेस ने एक साथ कैंट पर हमला कर दिया। वे उसे संभलने का एक सेकंड भी नहीं देना चाहते थे। कैंट अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। वह बस उनके करीब आने का इंतजार करता रहा। जैसे ही वे उसके 1 मीटर के घेरे में आए, कैंट की तलवार म्यान से बिजली की कड़वाहट के साथ बाहर निकली। वह हमला इतना तेज था कि देखने वालों को लगा जैसे तलवार बस एक बार हिली है, पर हवा में स्वॉर्ड की अनगिनत पारदर्शी लकीरें चमक उठी। अगले ही पल उन सभी 20 ग्रेड से गेस के शरीर बीच से कटकर 2 टुकड़ों में जमीन पर गिर गए। कैंट की तलवार वापस अपनी म्यान में जा चुकी थी, जैसे वह कभी बाहर निकली ही न हो। खून के फव्वारे चोटी की घास को लाल कर रहे थे। दूर से देख रहे लोगों की सांसें अटक गईं। उन 3 मेटल सेंट्स के होश उड़ गए। उन्होंने सोचा था कि उनके गुर्दे कैंट को थका देंगे, पर कैंट ने तो उन्हें पलक झपकते ही कचरे की तरह साफ कर दिया था। अभी कैंट आगे बढ़ता कि तभी उसकी पीठ के पीछे से एक तलवार की रोशनी चमकी। कैंट ने अविश्वसनीय फुर्ती से खुद को बचाया और मुड़कर देखा। वहां एक स्वॉर्ड सेज खड़ा था जो रूट ट्रांसेंडेंट स्तर का था। तभी उसके दाईं ओर 2 और लोग प्रकट हुए। देखते ही देखते कैंट चारों ओर से घिर गया। इस बार हमलावर मामूली नहीं थे। वहां कई रूट ट्रांसेंडेंट्स और यहां तक कि एक पिलसेंट भी खड़ा था। तो तुम सबने मेरा फल वाला ऑफर ठुकरा दिया और अपनी मौत को चुन लिया? कैंट ने उपहास के साथ पूछा। नौजवान, फल अपनी जगह है, पर एक फॉरेस्ट किंग का शरीर कहीं ज्यादा कीमती है, पिलसेंट एनिक्स ने एक पाखंडी साधु की तरह कहा। अगर तुम वह शरीर हमें सौंप दो तो मैं वादा करता हूं कि मैं इन सब लोगों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। कैंट ने चारों ओर देखा और एक लंबी सांस ली। तुम लोग समझे नहीं, मैंने फल उन लोगों को दिए थे जो जीना चाहते थे, पर चूंकि तुम यहाँ आ ही गए हो तो अब तुम सबको मरना होगा। कैंट ने एक बेलनाकार वस्तु सिलिंड्रिकल आइटम निकाली और अपनी पूरी ऊर्जा उसमें झोंक दी। बैटल स्पेस एक्टिवेट। अचानक एक धमाका हुआ और कैंट सहित वहां मौजूद सभी 40 लोग उस जादुई युद्ध क्षेत्र के भीतर खींच लिए गए। उस स्पेस के भीतर का आसमान कांपने लगा और बादलों के बीच से एक भयानक आकृति प्रकट हुई। उसका पूरा शरीर नीली बिजली की कड़वाहट से नहाया हुआ था और आसमान में एक महाविनाशकारी तूफान खड़ा हो गया था। कैंट का पहला असली खेल अब शुरू होने वाला था। बैटल स्पेस के भीतर का दृश्य किसी प्रलयंकारी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं था।
कैंट के सामने खड़ा उसका पहला अनडेड योद्धा काइजो काइजो साक्षात मृत्यु का दूसरा नाम लग रहा था। उसे देखकर आई एम बिल्ड डिफरेंटली वाली कहावत बिल्कुल सटीक बैठती थी। काइजो एक विशाल योद्धा था जिसकी मांसपेशियां फौलाद की तरह तराशी हुई थीं। उसे महज एक नज़र देखना ही यह बताने के लिए काफी था कि साधारण तलवारें या नुकीले हथियार उस पर कोई असर नहीं करेंगे। उसके लंबे काले बाल हवा में अपने आप समूहों में खड़े थे, जैसे बिजली की तरंगों ने उन्हें थाम रखा हो। काइजो ने एक गहरे रंग का बिना आस्तीन वाला मार्शल आर्ट्स की पहना था, जिसकी कमर पर एक मोटा और फटा हुआ बेल्ट बंधा था। उसकी कलाइयों पर नीले रंग के चमकते हुए बैंड थे, जिनसे रह रहकर बिजली की कड़कड़ाहट गूंज रही थी। जैसे ही कैंट ने उन 40 हमलावरों को इस जादुई क्षेत्र में खींचा, वहां का दबाव अचानक 10 गुना बढ़ गया। हमलावर, जो अब तक कैंट को घेरने का गर्व कर रहे थे, काइजो की उपस्थिति मात्र से ठंडे पसीने से नहा गए। बिजली का तांडव, काइजो का पहला प्रहार। इसे जल्दी खत्म करते हैं काइजो। बाहर अभी और भी शिकार इंतजार कर रहे हैं, कैंट ने अपने नकाब के पीछे से ठंडे स्वर में आदेश दिया। काइजो ने अपनी गर्दन एक झटके से मोड़ी, जिससे हड्डियों के चटकने की आवाज पूरे स्पेस में गूंज उठी। उसने नीचे खड़े उन 40 लोगों की ओर देखकर एक ऐसी मुस्कान दी जो उनकी रूह को कपा गई। पहला शिकार, काइजो के होंठों से एक गूंजती हुई आवाज निकली। उसने अपनी तर्जनी उंगली एक रूट ट्रांसेंडेंट भलाधारी की ओर उठाए। पलक झपकते ही एक नीली बिजली की लकीर उसकी उंगली से निकली और सीधे उस योद्धा के माथे के बीचों बीच सुराख कर गई। वह आदमी अपनी आंखें मूंदने तक का मौका नहीं पा सका। काम कर गया, हम तो क्यों ना एक ताली से शुरुआत की जाए। काइजो बिजली की रफ्तार से 8 योद्धाओं के बीच जा पहुंचा। थंडरक्लैप। उसने अपने दोनों विशाल हाथों को हवा में टकराया। एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने आसपास के 4 लोगों को सीधे राख में बदल दिया और बाकी 4 को सैकड़ों मीटर दूर उछाल दिया। इसमें मजा आएगा, काइजो खिलखिलाकर हंसा। कैंट ने मुस्कुराते हुए हाथ लहराया और 5 शक्तिशाली बैटल डॉल्स को सक्रिय कर दिया, जो रूट ग्रेड सगे स्टेज के चरम पर थी। कैंट का रणनीतिक हमला और मेटल सेंस का अपमान। तुम तीनों मेरे हो, कैंट ने उन 3 मेटल सेंस की ओर देखते हुए कहा और पलक झपकते ही ओझल हो गया। अगले ही पल कैंट की तलवार म्यान से बाहर निकली और सीधे मेटल सेंट एंड्रू की गर्दन की ओर बढ़ी। एंड्रू कैंट की इस फुर्ती से हक्का बक्का रह गया। कैंट की तलवार उसकी गर्दन अलग करने ही वाली थी कि तभी मेटल सेंट रॉकी ने अपने भारी गॉन्ड्रेट्स से हमला किया, जिससे कैंट को पीछे हटना पड़ा। रॉकी अपने नाम की तरह ही पत्थर जैसा मजबूत और खूंखार था। उसके मुक्कों से निकलने वाली शॉकवेव ही कैंट को पीछे धकेलने के लिए काफी थी। कैंट अभी संभल ही रहा था कि मेटल सेंट अडोल्फ उसकी पीठ के पीछे प्रकट हुआ और तलवार से वार किया, पर कैंट एक साए की तरह वहां से गायब ब्लिंक हो गया। कैंट ने अपनी ब्लिंक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए वहां खड़े 2 रूट ग्रेड सेगेस के सिर धड़ से अलग कर दिए। वह इतनी तेजी से टेलीपोर्ट हो रहा था कि तीनों मेटल सेंस की आंखों के सामने सिर्फ खून की लकीरें दिख रही थीं। यह उनके लिए घोर अपमान था कि एक जूनियर उनकी नाक के नीचे उनके साथियों को मार रहा था। रॉकी का वीभत्स पतन, कैंट की क्रूरता। जब कैंट ने बाकी सभी गुर्गों को खत्म कर दिया तो उसने अपना पूरा ध्यान रॉकी पर केंद्रित किया। 72 सॉवरेन वीविंग स्ट्राइक, कैंट ने चिल्लाया और हवा में 72 नुकीली जंजीरें लहराईं। रॉकी ने अपनी रक्षा के लिए एक ढाल बनाई, पर कैंट ने अपनी असली चाल चली रैपिड स्लैश। 300 तलवारों की बिजली जैसी लहरें रॉकी पर एक साथ टूट पड़ीं। वह संभल नहीं पाया और दूर जा गिरा। कैंट ने मौका पाकर एक विशेष गोला उसकी ओर फेंका। वह गोला रॉकी के शरीर से टकराते ही फट गया और उसके शरीर में सैकड़ों लोहे की जहरीली कीलें गड़ गईं। आह! रॉकी की चीख ने पूरे बैटल स्पेस को हिला दिया। वे कीलें ऐसे विष में डूबी थीं जो दर्द के एहसास को हजारों गुना बढ़ा देता था। वह जमीन पर लौटने लगा, खून के फव्वारे उसके शरीर के हर घाव से फूट रहे थे। तू मरने से पहले तड़पेगा, यही तेरी सजा है, कैंट ने ठंडा रुख अपनाते हुए कहा। कैंट ने उसे एक जोरदार लात मारी और उसे हवा में उछालते हुए काइजो की ओर फेंक दिया। काइजो ने हवा में ही एक महाबिजली का बोल्ट रॉकी के सीने के आर पार कर दिया। रॉकी का शरीर बीच से फट गया और उसका अंत हो गया। मौत का पैगाम, अदृश्य हमला। एक गया, 2 बाकी हैं। कैंट ने अडोल्फ और एंड्रू की ओर देखकर अपनी तलवार साफ की। उसे लगा था कि अब जीत पक्की है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही कैंट बाकी दोनों को मारने के लिए बढ़ा, अचानक उसका पूरा शरीर जम गया। उसकी एन्चांटेड आइज ने हवा में कुछ पकड़ा, एक जादुई तीर जो पूरी तरह पारदर्शी था। कैंट के सीने की ओर ऐसी गति से बढ़ रहा था कि उसे रोकना लगभग असंभव था। कैंट को एहसास हुआ कि कोई और भी है जो परछाइयों से घात लगाए बैठा है। तीर उसके दिल से महज कुछ इंच की दूरी पर था और हवा में एक जानलेवा सीटी गूंज रही थी। बाल बाल बचा, कैंट ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए फुसफुसाया। वह जानलेवा पारदर्शी तीर उसके कान के पास से सनसनाती हुई गुजरी थी, जिससे उसकी त्वचा पर हल्की खरोंच आ गई थी। कैंट ने अपनी दाईं ओर देखा, जहां हवा में एक नकाबपोश आकृति तैर रही थी, जो अपनी जादुई कमान से दूसरा तीर साध रही थी। वह एक और रूट ट्रांसेंडेंट था जो कैंट की जान का प्यासा था। कैंट ने उसे पहचानने या जांचने अप्रेजल की जहमत भी नहीं उठाई। उसे पता था कि यहाँ मौजूद हर शख्स उसे मारकर उसकी दौलत लूटना चाहता है। कैंट फुर्ती से पीछे हटा, पर तभी मेटल सेंट अडोल्फ ने अपनी तलवार से एक विशाल स्वॉर्ड उसकी ओर फेंका। कैंट ने अपनी तलवार से उसे बीच में ही काट दिया, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, वह रहस्यमय तीरंदाजा का दूसरा तीर उसके ठीक सामने था। कैंट ने ब्लिंक किया और गायब हो गया, पर जैसे ही वह दोबारा प्रकट हुआ, मेटल सेंट एंड्रू का भला उसके सीने को छेदने के लिए तैयार था। उन तीनों का तालमेल भले ही संयोग मात्र था, पर वह कैंट के लिए जानलेवा साबित हो रहा था। लानत है, रूट ट्रांसेंडेंस से लड़ना कोई मजाक नहीं है, कैंट ने मन ही मन सोचा। उसने हवा में छलांग लगाई ताकि उस भले के वार से बच सके जो उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए बेताब था। डूम शॉट, परछाइयों से मौत का खेल। मर जा, नीच करे। एंड्रू दहाड़ा। उसके हाथ में मौजूद भला अचानक दर्जनों प्रत्ययों में बढ़ गया और कैंट की ओर वर्षा की तरह बढ़ा। कैंट ने अपनी तलवार घुमाई और 400 स्वॉर्ड की झड़ी लगा दी, जिसने उन भलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। तभी कैंट के मुंह से एक चीख निकली। एक तीर उसके कंधे में धंस गया था। तीर की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि कैंट कई मीटर पीछे घिसटता चला गया। वह जमीन पर गिरा और कुछ पल के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह तीरंदाजा शिकारी, ये सोचकर कि कैंट अब असहाय है, एक छोटी तलवार लेकर उसे खत्म करने के लिए तेजी से नीचे उतरा। कैंट, जो जमीन पर खून की उल्टियां कर रहा था, के होंठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। जैसे ही वह शिकारी कैंट के 1 मीटर के दायरे में आया, कैंट ने अपनी गुप्त शक्ति का इस्तेमाल किया। डूम शॉट। अचानक जमीन से काले हीरे, ब्लैक डायमंड जैसी नुकीली और मजबूत चट्टानें बिजली की गति से ऊपर उठीं और उस शिकारी के सीने के आर पार हो गईं। वह व्यक्ति अपनी आंखें फटी की फटी लिए मौके पर ही दम तोड़ गया। ये कैंट का वो स्नीक अटैक कौशल था जो उसे एलिना को अपनी रानियों में शामिल करने पर मिला था। कुत्ते की मौत मरा, कैंट ने जमीन पर थूका। उसके कंधे का घाव बुरी तरह जल रहा था। मास्टर, तीर में जहर था, अकेरा की चिंतित आवाज गूंजी।
मुझे पता है अकिरा, बस 1 मिनट दो, कैंट ने कहा। उसकी केस ड्रैगन ब्लड लाइन पहले से ही उस जहर को बेअसर करने में जुट गई थी। काइजो का महाविनाश, स्काईब्रेकर फिस्ट। मैदान के दूसरी ओर काइजो का रौद्र रूप अपने चरम पर था। स्काईब्रेकर फिस्ट, स्काईब्रेकर फिस्ट। काइजो की आवाज़ पूरे बैटल स्पेस में बिजली की कड़कड़ाहट की तरह गूंजी। उसका पूरा शरीर नीली रोशनी में नहा गया और वह हवा में 20 मीटर ऊपर उठा। जैसे ही वह नीचे आया, उसका भारी मुक्का जमीन से टकराया। एक महाविनाशकारी शॉकवेव और बिजली का विस्फोट हुआ जिसने वहां मौजूद हर किसी को हवा में उछाल दिया। कैंट की बैटल डॉल्स ने इस मौके का फायदा उठाया और हवा में ही दर्जनों योद्धाओं के गले काट दिए। माफ करना मास्टर, मुझे नहीं पता था कि यह हमला इतना खतरनाक होगा, काइजो ने मासूमियत से कहा, जिससे कैंट के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कैंट अब अडोल्फ की ओर मुड़ा। उसने 400 तलवारों की लहरें उस पर छोड़ दी। अडोल्फ ने अपना सर्वश्रेष्ठ डिफेंस बनाया, पर कैंट की मार के सामने उसका बायां हाथ कटकर अलग हो गया। कैंट उसे खत्म करने ही वाला था कि एंड्रू चिल्लाया, रुको, अगर तुमने इसे मारा तो तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। अच्छी बात है, कैंट ने मुस्कुराते हुए अडोल्फ के दिल में अपनी तलवार उतार दी। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है, मुझे शांति से नफरत है, मुझे हमेशा मुश्किलें ही पसंद हैं। अंतिम आत्मघाती विस्फोट, 60 सेकंड का खेल। अपने दोनों साथियों को मरते देख एंड्रू पागल हो गया। उसने अपनी स्पेस रिंग से एक काली गोली निकाली और निगल ली, ब्लड पोजेशन पिल, ब्लड पोजेशन पिल। इसे खाते ही उसकी आंखें काली पड़ गईं और उसकी शक्ति अचानक रूट असेंडेंट स्तर तक पहुंच गई। काइजो, अगले 5 मिनट में सब खत्म करो, कैंट ने चिल्लाकर आदेश दिया। वह जानता था कि एंड्रू अब एक जलता हुआ बम है जो 5 मिनट बाद खुद को उड़ा लेगा। अगले कुछ मिनट केवल तबाही के थे। काइजो ने अपने लाइटनिंग डोमेन का इस्तेमाल कर बचे हुए 8 ट्रांसेंडेंस को खिलौनों की तरह कुचल दिया। कैंट खुद एंड्रू के पागलपन भरे हमलों को झेल रहा था। एंड्रू की शक्ति अब कैंट से कहीं ज्यादा थी, पर कैंट की कीलिंग क्षमता अद्भुत थी। हर घाव लगते ही तुरंत भर जाता था। 20 सेकंड। कैंट ने गिनती शुरू की। एंड्रू अब खून की उल्टियां कर रहा था, उसका शरीर फूलने लगा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। 5 सेकंड, 4, 3। जैसे ही आखिरी सेकंड बचा, कैंट ने चुटकी बजाई और एंड्रू को बैटल स्पेस से बाहर निकाल दिया। बाहर की दुनिया में एंड्रू की एक आखिरी चीख गूंजी और उसका शरीर एक भयानक धमाके के साथ फट गया। बूम! 2 मील के दायरे में मौजूद हर चीज राख में बदल गई। कैंट ने अंदर खड़े होकर अपनी तलवार म्यान में रखी और काइजो की ओर देखकर मुस्कुराया। आज की रात वाकई यादगार रही। लगभग 45 मिनट पहले, जब कैंट को चारों ओर से घेर लिया गया था, अंधेरे में छिपे शिकारियों ने अपनी तलवारों की धार तेज कर दी थी। वे बस एक मौके के इंतजार में थे कि कब कैंट कमजोर पड़े और वे उसकी दौलत लूट लें। लेकिन तभी कैंट ने सबको उस बैटल स्पेस के भीतर खींच लिया और पीछे रह गई सिर्फ एक छोटी सी धात्विक डिस्क। वहां छिपे हुए लोग हक्के बक्के रह गए। उनका पूरा प्लान धड़ाम हो गया था। 20 मिनट बीत गए, पर कोई बाहर नहीं आया। लालच के मारे कुछ लोग अंधेरे से बाहर निकले और हवा में तैर रही उस डिस्क को झपटने की कोशिश करने लगे। उन्हें लगा कि अगर वे इस डिस्क पर कब्जा कर लेंगे तो कैंट जैसे ही बाहर आएगा, वे उसे पिंजरे में फंसे चूहे की तरह मार देंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जो कोई भी उस डिस्क को छूने की कोशिश करता, उसे एक अदृश्य ऊर्जा का झटका लगता और वह किसी फटे हुए कपड़े की तरह हवा में उछल जाता। कैंट ने इसके चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा घेरा फॉस्फील्ड बना रखा था। अब दर्जनों योद्धा, जिनमें कुछ रूट असेंशन स्तर के विशेषज्ञ भी भेष बदलकर शामिल थे, उस डिस्क के इर्द गिर्द जमा हो गए। वे इस बात से बेखबर थे कि कैंट ने उनके लिए एक बहुत ही विस्फोटक तोहफा तैयार किया है। एक आत्मघाती विस्फोट, कयामत का नजारा। कैंट का असली प्लान यह था कि वह पहले अपनी 5 बैटल डॉल्स को बाहर भेजेगा और फिर काइजो आएगा। लेकिन जब मेटल सेंट एंड्रू ने ब्लड पोजेशन पिल खाकर खुद को एक जीवित बम में बदल लिया, तो कैंट ने अपनी रणनीति बदल दी। जैसे ही गिनती 0 पर पहुंची, डिस्क के पास जमा सैकड़ों लोगों के बीच अचानक एक आकृति प्रकट हुई। वह मेटल सेंट एंड्रू था। उसे देखते ही लोग उसकी ओर लपके, पर तभी उसके गले से एक रूह कंपा देने वाली चीख निकली। उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूल चुका था और आंखों से खून बह रहा था। सब भागो, किसी के चिल्लाने का वक्त भी नहीं मिला। बूम! एक महाविनाशकारी विस्फोट हुआ जिसने 2 मील के दायरे की हर चीज को राख में बदल दिया। मेटल सेंट एंड्रू ने अपनी आखिरी इच्छा पूरी की। वह अकेला नहीं मरा। दर्जनों रूट ग्रेट सेगेस और ट्रांसेंडेंस के शरीर चित्रों में उड़ गए। यहाँ तक कि भेष बदल कर आए असेंशन स्तर के योद्धा भी इस अचानक हुए हमले से लहूलुहान हो गए। हवा में धूल और धुएं के बीच एक जानी पहचानी और ठंडी आवाज गूंजी, इन सबको मार डालो। लोग फटी आंखों से आसमान की ओर देखने लगे। वहां कैंट हवा में तैर रहा था। उसकी तलवार का इशारा उन बचे हुए योद्धाओं की ओर था। उसके पीछे 5 धात्विक आकृतियां बैटल डॉल्स बिजली की गति से नीचे उतरी। अगले ही पल चारों ओर गर्दन कटने और हड्डियों के टूटने की आवाजें आने लगीं। कैंट के सटीक प्लान के आगे 2 रूट असेंशन विशेषज्ञ भी गाजर मूली की तरह काट दिए गए। काइजो बनाम ईविल सेक बुजुर्ग। हा। तभी एक शैतानी हंसी गूंजी और हड्डियों से बनी एक जंजीर कैंट के सीने की ओर बढ़ी। इससे पहले कि वह जंजीर कैंट को छू पाती, एक विशाल हाथ ने उसे बीच में ही पकड़ लिया और झटके से अपनी ओर खींचा। हमलावर हवा में उड़ता हुआ सामने आया। अपनी औकात के किसी बंदे से लड़, काइजो ने गरजते हुए उस व्यक्ति के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ा। हमले से हमलावर का मुखौटा टूट गया और एक विभत्स हड्डियों जैसा चेहरा सामने आया। वह ईविल सेक का एक लेवल 3 रूट असेंशन बुजुर्ग था। तू बहुत बदसूरत है भाई, तेरा चेहरा बिगाड़ने में मुझे बहुत मजा आएगा, काइजो ने कहा और उन दोनों के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। कैंट का नया अवतार, बिजली की गति। उधर कैंट पर 2 नकाबपोश हत्यारों असैसिन्स ने हमला किया। एक खंजर कैंट की गर्दन की ओर बढ़ा, पर कैंट ने झुकने के बजाय आगे बढ़कर एक जोरदार लात मारी। हवा में तैर रही एक अदृश्य आकृति दूर जा गिरी। तुम्हारा ये छलावा कैमोफ्लेज मुझ पर काम नहीं करेगा। मर्दों की तरह लड़ो और बेवकूफों की तरह मरो, कैंट ने ठंडे लहजे में कहा। कैंट ने तुरंत अपने 13,000 स्टैट पॉइंट्स अपनी स्पीड में जोड़ दिए और बाकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना में। अचानक कैंट की गति इतनी बढ़ गई कि वह हवा में सिर्फ बिजली की सुनहरी लकीर की तरह दिख रहा था। वह जहां से गुजरता, पीछे सिर्फ उसकी परछाइयां आफ्टर इमेजेस रह जाती। उसने अपनी तलवार एक बुजुर्ग के सीने के पार कर दी, पर वह धुआं बनकर उड़ गया। तुम मुझे शारीरिक हमलों से नहीं मार सकते, चौकरे। वह राक्षस हंसा। कैंट के होंठों पर एक क्रूर मुस्कान आई। मैं जानता हूं, पर मैंने तुम्हें सिर्फ अहंकारी बनने का मौका दिया था। कैंट ने अपनी गुप्त आत्मा शक्ति सक्रिय की। सोल शॉक। जैसे ही उस बुजुर्ग की आत्मा पर कैंट ने हमला किया, वह एक पल के लिए सुनना पड़ गया। मर जा। कैंट की तलवार ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। हमेशा सिर पर वार करो, क्योंकि बिना सिर के शरीर चल नहीं सकता, कैंट ने बर्फीले लहजे में कहा। जब दूसरे बुजुर्ग ने अपने साथी को मरते देखा, तो वह डर के मारे पीछे हटा। कैंट ने फिर से वही चाल चली और दूसरे का भी सिर कलम कर दिया।
कैंट ने उन दोनों के शरीर अपनी नेक्रोफॉज में डाल दिए। तभी काइजो ने अपने प्रतिद्वंद्वी को आसमान से एक उल्कापिंड की तरह नीचे पटका। स्काईब्रेकर फिस्ट। काइजो ने उस बुजुर्ग का अंत सबसे दर्दनाक तरीके से किया। अंतिम चुनौती, इविल बैट का आगमन। चारों ओर तबाही का मंजर था। कैंट हवा में खड़ा था, उसके पीछे उसकी बैटल डॉल्स एक सुरक्षा ढाल की तरह खड़ी थीं। जमीन पर सिर्फ जली हुई लाशें और राख बची थी। अगला कौन है? कैंट ने ललकारा। उसकी आवाज में वो अधिकार था जिसे सुनकर बड़े बड़े योद्धाओं के पैर कांप रहे थे। तभी आसमान चमगादड़ों से भर गया। एक ऐसी आकृति प्रकट हुई जिससे किंगडम प्रोटेक्टर्स के अलावा हर कोई डरता था। बहुत अच्छे छोकरे, अब तेरी मौत का वक्त आ गया है। इविल बैट मैदान में उतर चुका था। कैंट के लिए असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। नीलामी खत्म होने से ठीक पहले कैंट को एक ऐसा क्वेस्ट मिला था जिसे टुकराना उसके बस में नहीं था। सच तो यह है कि यह एक ऐसा मिशन था जिसे पूरा करने के लिए कैंट अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार था। भले ही सिस्टम उसे यह चुनौती न देता, फिर भी कैंट उस चमगादड़ इविल बैट का कीमा बनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार था। उसे इविल कल्टिवेटर्स से नफरत तब से शुरू हुई थी जब उसे पता चला कि डिवाइन पैलेस सेक्ट का मास्टर भी इसी काली राह का रही है। कैंट जानता था कि एक रूट सॉवरेन का खून बहाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, पर उसके जुनून की असली वजह वह क्वेस्ट था। क्वेस्ट का नाम सर्वनाश अभियान, दी एक्सटर्मिनेशन क्वेस्ट। प्रकार प्रक्रियात्मक, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इनाम मिलते जाएंगे। कठिनाई, अत्यंत कठिन, वेरी डिफिकल्ट। हर पौराणिक कहानी की शुरुआत किसी अकल्पनीय घटना से होती है। चारों साम्राज्य तुम्हारे पीछे हैं, वे तुम्हारी मौत चाहते हैं। तुम्हें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना होगा। दुनिया देख रही है, उन्हें एक ऐसा संदेश दो कि भविष्य में तुम्हें छूने की हिम्मत कोई न करे। पुरस्कार, रिवॉर्ड्स, मेरा एनिमी 3 रूट ट्रांसेंडेंस को मारने पर प्राप्त होगा। बाकी इनाम तब खुलेंगे जब आखिरी दुश्मन भी यह मान लेगा कि तुम उसकी पहुंच से बाहर हो। कैंट का खून खौल रहा था। उसने अपने संचित सभी 23,000 स्टेट पॉइंट्स को अपनी चपलता, एजिलिटी, शक्ति, स्ट्रेंथ और सहनशक्ति स्टैमिना में झोंक दिया था। उसकी रगों में अब एक साधारण कल्टिवेटर का नहीं, बल्कि केस ड्रैगन का उबलता हुआ लावा दौड़ रहा था। युद्ध का आगाज, चमगादड़ों का प्रलय। छोकरे, तू बहुत जिद्दी है, पर चूंकि तूने मेरे लोगों को मारने की जरूरत की है, तो अब तुझे मरना ही होगा। इविल बैट ने एक ऐसी आवाज में कहा जिसे सुनकर आसपास छिपे योद्धाओं की रूह कांप गई। मुझे नहीं पता कि चमगादड़ पैदाइशी बेवकूफ होते हैं या तू इकलौता पीस है, कैंट ने अपनी तलवार म्यान से थोड़ा बाहर निकालते हुए जवाब दिया। क्या तुझे दिख नहीं रहा कि तेरे पालतू कुत्तों के आने से पहले मैं औरों की गर्दनें काट रहा था? या तेरी मूर्खता उस स्तर पर पहुंच गई है जहां तक काम नहीं करता? इविल बैट का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने हाथ फैलाए और उसके लिबादे से हजारों काले चमगादड़ निकलकर कैंट की ओर एक काली आंधी की तरह बढ़े। कैंट शांत खड़ा रहा। जैसे ही वे करीब आए, नीली बिजली की कड़वाहट ने आसमान चीर दिया। काइजो पहले ही हरकत में आ चुका था। रैपिड स्लैश, कैंट की आवाज गूंजी और काइजो के होठों पर एक दरिंदगी भरी मुस्कान फैल गई। ओवरड्राइव, काइजो की गति इतनी बड़ी कि वह महज एक नीली लकीर बनकर रह गया। उसने इविल बैट के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ा, पर बैट एंड वक्त पर सैकड़ों छोटे चमगादड़ों में बिखर गया। हालांकि कैंट की 450 तलवारों की लहरों स्वॉर्डाक्स ने उन बिखरते चमगादड़ों का कचरा कर दिया। इविल बैट को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा। बर्फ और बिजली का जाल। कैंट ने महसूस किया कि इविल बैट पीछे से हमला करने की फिराक में है। उसने अपनी स्पेस रिंग से एक दुर्लभ वस्तु निकाली और उसमें अपनी ऊर्जा झोंक दी। डोमेन। अचानक पूरे युद्ध क्षेत्र का तापमान गिरने लगा। हवा में मौजूद नमी जमने लगी और इविल बैट, जो कैंट के करीब पहुंच चुका था, को अपनी हड्डियां जमती हुई महसूस हुई। उसे मजबूरन पीछे हटना पड़ा। क्या हुआ चमगादड़? ठंड से डर लगता है। कैंट ने उपहास करते हुए फिर से 450 तलवारों की झड़ी लगा दी। इविल बैट के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। एक मामूली रूट सेज उसे पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था। कैंट पागल शिकारी की तरह वार कर रहा था, जबकि काइजो सही मौके का इंतजार कर रहा था। कुछ बैटल डॉल्स सुरक्षा घेरा बनाए खड़ी थी, तो कुछ कैंट के साथ मिलकर बैट पर दबाव बना रही थी। इविल बैट बार बार धुआं बनकर उड़ता, पर कैंट का रैपिड स्लैश उसे कहीं टिकने नहीं दे रहा था। रूट सॉवरेन का रौद्र रूप, ब्लड स्पीयर्स। बस बहुत हुआ। इविल बैट दहाड़ा। वह कैंट और उसके एंडेज से बार बार पिटकर बुरी तरह चिढ़ चुका था। वह हवा में स्थिर हुआ और उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए। ब्लड स्पीयर्स। आसमान का रंग लाल हो गया और हजारों खून से सने भले प्रकट हुए, जो सीधे कैंट की ओर बरसे। मास्टर, मेरे पीछे आ जाइए। काइजो ने गरजते हुए अपना हाथ ऊपर उठाया। उसने बिजली का एक विशाल गोला लाइटनिंग ऑफ बनाया और उसे फोड़ दिया। बिजली की एक अभेद्य जाली लाइटनिंग नेट ने कैंट और काइजो को एक सुरक्षा गुंबद की तरह ढंक लिया। भले उस बिजली की जाली से टकराकर चिंगारियां पैदा कर रहे थे, काइजो को उस ढाल को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही थी। मास्टर, इस चमगादड़ को कैसे मारें? काइजो ने पीछे मुड़कर देखा। कैंट अभी भी बिल्कुल शांत था। कैंट ने 1 मिनट तक इविल बैट को घूरा और फिर एक ठंडी सांस ली। काइजो, सच तो यह है कि इसकी ताकत हमारी पहुंच से बहुत ऊपर है। तो क्या हमें भागना चाहिए? काइजो ने पूछा, क्योंकि उसके लिए कैंट की जान सबसे ऊपर थी। नहीं काइजो, हम भागेंगे नहीं। ये बास्टर्ड आज दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। कैंट मुस्कुराया और उसकी आंखों में ड्रैगन की चमक आ गई। लड़ाई का पहला नियम, हम कभी अच्छे मुकाबले से पीछे नहीं हटते, और यह मुकाबला वाकई बहुत जानदार है। तो फिर ठीक है मास्टर, क्यों न इस बास्टर्ड को इतना मारे कि यह अपनी माँ का नाम तक भूल जाए। काइजो के चेहरे पर भी वैसी ही दरिंदगी लौट आए। तुमने मेरे मन की बात कह दी, कैंट ने जवाब दिया। कैंट के कवच के नीचे उसकी त्वचा अब ड्रैगन के तराशों स्केल्स में बदलने लगी थी। उसकी आवाज भारी और गूंजती हुई थी, हमें बस उसका खून चाहिए। धमाका, एक वज्र जैसा मुक्का कैंट के सीने पर लगा, जिसने उसे किसी उल्कापिंड की तरह जमीन में धंसा दिया। कैंट का शरीर मिट्टी को फाड़ता हुआ गहरे गड्ढे में जा गिरा। उसके मुंह से खून का फव्वारा फूटा और पूरा शरीर गहरे जख्मों से भर गया। लेकिन उसकी केस ड्रैगन रक्तरेखा की हीलिंग पावर इतनी अद्भुत थी कि वे घाव आंखों के सामने ही भरने लगे। कैंट लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और एक बार फिर आसमान की ओर लपका। वहां काइजो उस खूंखार चमगादड़ इविल बैट के साथ मुक्कों का आदान प्रदान कर रहा था। इविल बैट अभी भी अक्षुण्ण था, उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। कहते हैं कि उतने ही पांव पसारने चाहिए जितनी चादर हो, और यह सच भी है। कैंट ने अपने दांतों के बीच फंसा खून थूकते हुए एक फीकी मुस्कान दी। पर हार न मानना भी एक ऐसा सबक है जो सीधे दिल में उतरता है। कैंट ने अपनी गति बढ़ाई और तलवार से रैपिड स्लैश की जड़ी लगा दी। उसका लक्ष्य इविल बैट को मारना नहीं था, बल्कि उसके शरीर से खून की महज एक बूंद निकालना था। बस उतना ही काफी होता। थंडर क्लैप। काइजो ने हवा में अपनी हथेलियां टकराईं, जिससे एक भयंकर शॉकवेव पैदा हुई। मास्टर, ये बिना पंख वाला चमगादड़ बड़ा टेढ़ा है।
सही कह रहे हो, इस रीढ़विहीन जीव के साथ हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे? कैंट ने जोरदार ठहाका लगाया। वे दोनों लहूलुहान थे, पर उनकी हंसी बैट के अहंकार को चलनी कर रही थी। कैंट चाहता तो टेलीपैथी से बात कर सकता था, पर वह बैट को मानसिक रूप से इतना उकसाना चाहता था कि वह कोई बड़ी गलती कर बैठे। दिग्गजों की हैरत, एक असंभव लड़ाई। रणभूमि से 5 मील दूर स्वॉर्ड किंग शॉन, पिल्सेंट बार्टन और विच पॉइजन विच इस तबाही को देख रहे थे। क्या ये वाकई मुमकिन है? पिल्सेंट बार्टन की आवाज में गहरा अविश्वास था। कैंट को बार बार गिरते और फिर उठकर उस लड़ाई में कूदते देखना, जिसे वह कभी जीत नहीं सकता था, बार्टन को सुन्न कर गया था। मैं भी उतना ही हैरान हूँ बार्टन, पर हकीकत आंखों के सामने है। वह लड़का पूरी दुनिया को बता रहा है कि वह किसी से नहीं डरता। हालात चाहे कितने भी खराब हो, वह पीठ नहीं दिखाएगा, स्वॉर्ड किंग शॉन ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा। मैंने ऐसी दृढ़ता केवल एक बार पहले देखी थी, लगभग 60 साल पहले, जब डिवाइन पैलेस सेक्ट की एक लड़की नारा अपनी औकात से कहीं बड़े दुश्मनों से अकेले लड़ रही थी। पॉइजन विच ने पुरानी यादों में डूबते हुए कहा। उसे नहीं पता था कि वह नारा, जिसकी वह तारीफ कर रही है, वही है जिसे बचाने के लिए कैंट ये सब कर रहा है। ये छोकरा अलग ही मिट्टी का बना है। ईविल बैट के सामने मैं भी इतना शांत नहीं रह पाता, शॉन ने स्वीकार किया। दूसरी ओर लेडी लानी अलीना, किंगडम प्रोटेक्टर और उसकी शिष्या यामी भी इस युद्ध को देख रही थी। यामी की मुठियां खींची हुई थीं। वह खुद को सेक्ट प्रतियोगिता का विजेता मानती थी, पर कैंट का साहस देखकर उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा था। बच्चों, अगले 30 सेकंड बहुत ध्यान से देखना, किंगडम प्रोटेक्टर ने गंभीरता से कहा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कैंट किसी खास चीज के पीछे है और अगले 30 सेकंड तय करेंगे कि यह युद्ध खत्म होगा या नहीं। 30 सेकंड का महातांडव, क्रोनो वॉच और टेम्पेस्ट ओवरड्राइव। मैदान पर कैंट ने एक बार फिर खून थूका। काइजो, क्या तुम्हें मौत से डर लगता है? यही तो बात है मास्टर, मैं तो पहले ही मरा हुआ हूँ। काइजो ने दरिंदगी भरी मुस्कान दी। कैंट भी मुस्कुराया। तो क्यों ना आज मौत को करीब से देखें? कैंट ने अपनी कलाई पर बंधी क्रोनो वॉच को देखा, जिस पर एक हरा घेरा चमक रहा था। 30 सेकंड, मास्टर को एक बार मरकर देखना ही चाहिए कि कैसा महसूस होता है। काइजो के ठहाके के साथ ही आसमान से बिजली कड़की और उसने काइजो को अपने भीतर समेट लिया। टेम्पेस्ट ओवरड्राइव। काइजो की आंखें सुर्ख लाल हो गईं और शरीर से लाल रंग की बिजली निकलने लगी। उसकी ताकत और गति 4 गुना बढ़ चुकी थी। वही विल बैट पर किसी उल्कापिंड की तरह टूटा। मेरा मुक्का खा। इस बार उसकी गति इतनी थी कि उसका मुक्का सीधे बैट के सीने पर लगा और वह पीछे की ओर उड़ गया। कैंट, जो पहले से ही सही स्थिति में था, हरकत में आया। क्रोनो वॉच, फास्ट फॉरवर्ड। कैंट का शरीर इतनी तेज गति से आगे बढ़ा कि उसे लगा उसका होश उड़ जाएगा। वह पहले ही अपनी टॉप स्पीड पर था और अब उसमें 2.5 गुना का इजाफा हुआ था। वह आसमान को चीरता हुआ एक धूमकेतु की तरह बढ़ा। उसकी तलवार बिजली की लकीर बनकर घूमी और ईविल बैट के चेहरे पर एक छोटा सा कट लगा दिया। मर जा कुत्ते। ईविल बैट ने पूरी ताकत से कैंट पर वार किया। कैंट ने अपना काम खून निकालना पूरा कर लिया था, पर बैट के जवाबी वार ने उसे जमीन पर दे मारा। ईविल बैट कैंट के टूटे हुए शरीर की ओर बढ़ा, पर तभी हवा में एक तमाचे की आवाज गूंजी। काइजो ने बैट के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ा। ही चमगादड़ों को थप्पड़ मारना वाकई मजेदार है। काइजो उसे अपने मास्टर के पास फटकने भी नहीं देना चाहता था। ईविल बैट गुस्से से पागल हो चुका था। उसे अंदाजा नहीं था कि कैंट ने उसे बूंद खून से उसके विनाश का रास्ता खोल दिया है। कैंट और ईविल बैट के बीच चल रहे इस भीषण युद्ध का मुख्य उद्देश्य उसे मारना नहीं था। कैंट इतना मूर्ख नहीं था कि वह एक रूट सॉवरेन को महज अपनी वर्तमान ताकत से मार सके। उसका असली लक्ष्य था उस राक्षस का खून हासिल करना, ताकि वह उस क्वेस्ट के इनाम का उपयोग कर सके जिसे उसने नीलामी के दौरान जीता था। कैंट पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि वह कोई ऐसा खिलौना नहीं है जिसे कोई भी एरा आकर कुचल दे। इस योजना को अंजाम देने के लिए उसे उस शक्ति का उपयोग करना था जो उसके पास थी, एक गहरे लाल रंग का टोकन। ये एक मिरर एनिमी नाम का रिवॉर्ड था। यह कोई साधारण खिलौना नहीं था। ये टोकन पूरे 4 साम्राज्यों की नींव हिलाने और परछाइयों में छिपे खतरों को जागृत करने की क्षमता रखता था। हवा में काइजो और ईविल बैट के मुक्कों की कड़वाहट गूंज रही थी। कैंट लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और अपनी तलवार म्यान से निकाली, जिस पर अभी अभी ईविल बैट के चेहरे से निकला ताजा खून लगा था। उसने उस लाल टोकन को खून से सने ब्लेड पर रखा और देखते ही देखते टोकन ने उस खून को सोख लिया। कैंट ने अपनी हथेली पर एक चीरा लगाया, जिससे उसके केस ड्रैगन का सुनहरा लाल खून उस टोकन पर गिरने लगा। जैसे ही टोकन ने कैंट का खून पिया, वह उसके हाथ से छूटकर बिजली की तरह आसमान की ओर बढ़ा। धमाका, एक प्रचंड ऊर्जा का विस्फोट हुआ जिसने काइजो और ईविल बैट की लड़ाई को बीच में ही रोक दिया। काइजो पलक झपकते ही अपने मास्टर के पास पहुंचा और उसे सहारा दिया। 5 बैटल डॉल्स ने कैंट के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया। उनकी तलवारें किसी भी हमले के लिए तैयार थीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस मामूली खिलौने से मुझे रोक लोगे? ईविल बैट ने कैंट के जख्मों को देखकर उपहास किया। किसने कहा कि मैं तुम्हें इस खिलौने से रोकूंगा? तुम खुद को रोकोगे। कैंट ने अपने खून से सने दांतों के बीच से एक डरावनी मुस्कान दी। काइजो, क्या तुम जानते हो कि अपनी बीवी को किसी और के साथ बिस्तर पर देखने ककोड़ से भी ज्यादा दर्दनाक और चिढ़ा देने वाला क्या होता है? मास्टर, मुझे नहीं पता कि अपनी औरत को किसी और के साथ संभोग करते देखने से बुरा कुछ हो सकता है, पर आप मेरा ज्ञान बढ़ा सकते हैं, काइजो ने मुस्कुराते हुए कहा, पर उसकी नजरें अभी भी उस चमगादड़ पर जमी थीं। इन शब्दों को याद रखना काइजो, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है, दुनिया में सबसे बुरा एहसास है खुद की ही एक नकल रेप्लिकेट से लड़ना। कैंट ने जोर से ताली बजाई। मेरा एनिमी, सक्रिय हो जाओ। लाल टोकन अचानक एक घूमते हुए लाल पोर्टल में बदल गया, जिससे ऐसी ऊर्जा निकली जिसने अंतरिक्ष को भी मरोड़ दिया। फिर उस पोर्टल से एक आकृति बाहर निकली जिसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स के होश उड़ गए। वह आकृति ईविल बैट थी, उसकी बिल्कुल सटीक नकल। कद काठी, चेहरे के हाव भाव और यहाँ तक कि उसके शरीर से निकलने वाली काली ऊर्जा भी बिल्कुल असली जैसी थी। असली ईविल बैट अविश्वास में 2 कदम पीछे हट गया। यह क्या बकवास है? ये तुम्हारा दुश्मन है ईविल बैट। मैंने पहले ही कहा था अगर मेरे पीछे आओगे तो मुझे मार देना, वरना अंजाम बुरा होगा। और अफसोस, तुम मुझे मार नहीं पाए। मेरे पास ऐसे और भी कई इनाम हैं। कैंट के ठहाके आसमान में गूंजने लगे। ये दूसरा तुम है। जब तक तुम खुद को मारने का तरीका नहीं ढूंढ लेते, तब तक तुम अनंत काल तक खुद से लड़ते रहोगे। तुम जो भी सोचोगे उसे यह पहले से ही पता होगा। जैसे कैंट की बात साबित करने के लिए मेरा बैट ने अपना हाथ उठाया और हवा में कई पोर्टल खोल दिए। उनमें से लाल चमगादड़ निकले और असली ईविल बैट पर टूट पड़े। असली बैट ने बचाव में अपने काले चमगादड़ छोड़े, पर नकल ने उसके हर वार को नाकाम कर दिया। तुम सिर्फ खुद को मारने की कोशिश कर सकते हो, और हाँ, अगर किसी और ने तुम्हारे इस क्लोन को मारा तो तुम मर जाओगे। अगर किसी ने तुम्हारी मदद की तो भी तुम मर जाओगे। और अगर तुम दुनिया के सबसे गहरे गड्ढे में भी जाकर छिप गए तो ये तुम्हें ढूंढ निकालेगा।
तो मजे से लड़ो, क्योंकि जब तक मैं चाहूंगा तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक अंतहीन जंग बनकर रह जाएगी। काइजो ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए तंज कसा, मेरे मास्टर का मतलब है तुम्हारी तो पूरी लाइफ झंड हो गई। भाई बास्टर्ड, क्या तू इविल सेक्ट के गुस्से को दावत दे रहा है? तुझे क्या लगता है हम कमजोर हैं? इविल बैट चिल्लाया, जबकि मेरे बैट के खून से सने भले उस पर बरस रहे थे। बेवकूफ, तुझे क्या लगता है मैं ये सब डरने के लिए कर रहा हूँ? तू वाकई गधा है। मैंने आज इन सब लोगों को इसलिए मारा क्योंकि मेरा मन था, और आने वाले महीनों में मैं और भी मारूंगा क्योंकि मुझे अपना बदला लेना है। अपने पालतू कुत्तों को मेरे पीछे भेज, मैं उनका स्वागत करूंगा। पर अगर वे नहीं आए तो मैं खुद आऊंगा। अपने सेक्ट को तैयार रखना, क्योंकि अगली बार मैं उसे राख में बदल दूंगा। कैंट ने अपनी तलवार घुमाई और 450 तलवारों की लहरें बैट पर छोड़ दी। असली बैट अपने क्लोन के साथ उलझा हुआ था, इसलिए कैंट के हमले सीधे उसके शरीर पर लगे। वाह, यह एहसास वाकई कमाल का है। कैंट ने सुकून की सांस ली। मास्टर, मुझे भी हाथ साफ करने दीजिए, काइजो ने कहा और बिजली की रफ्तार से आसमान में उड़ा। उसने असली बैट की रीढ़ की हड्डी पर एक जोरदार मुक्का जड़ा और उसे सीधे मेरे बैट की ओर उछाल दिया, जिसने उसके सीने पर एक ऐसी लात मारी कि वह वापस कैंट की ओर आ गिरा। कैंट ने अपनी आंखें बंद की और पूरी ऊर्जा समेट ली। जब उसने आंखें खोली तो उसकी केस ड्रैगन की आभा चरम पर थी। उसने एक विनाशकारी तलवार का प्रहार स्वॉर्ड स्लैश किया, जिसने हवा को चीरते हुए इविल बैट के सीने को लहूलुहान कर दिया। हताश और घायल होकर इविल बैट वहां से भागने लगा। जितना चाहो भाग लो, आखिर में तुम खुद से तेज नहीं भाग पाओगे, कैंट ने ठंडे लहजे में कहा। मेरा बैट साई की तरह उसका पीछा करने लगा। वहां छिपे हुए दर्जनों योद्धाओं के पसीने छूट रहे थे। कैंट ने मुस्कुराते हुए अपनी आवाज बुलंद की, उम्मीद है तुम सबने देख लिया होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और यकीन मानो, मेरे पास अभी बहुत कुछ बाकी है। तो जिसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना है वह सामने आ सकता है। मैं फॉरेस्ट किंग का शरीर और वो सब कुछ ले जा रहा हूँ जो मैंने नीलामी में खरीदा है। तो लूटने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना। अगर यकीन न हो तो आजमा लो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। कैंट की हड्डियां टूटी हुई थी, पर उसके चेहरे और आवाज में दर्द का नामो निशान नहीं था। अगला कौन है मास्टर? झाड़ियों में कुछ चूहे छिपे हुए हैं, क्या उनकी गर्दन मरोड़ दूं? काइजो ने जानबूझकर इतनी तेज आवाज में पूछा कि मीलों दूर तक सुनाई दे। रहने दो काइजो, काय सिर्फ छिपना जानते हैं। उन्हें थोड़े बड़े होने दो, फिर शिकार करेंगे। कैंट मुस्कुराया और काइजो ने उसे बड़े ही सम्मान के साथ अपनी बाहों में उठा लिया। पलक झपकते ही काइजो कैंट और बैटल डॉल्स को लेकर वहां से ओझल हो गया। उस पहाड़ी पर अब सिर्फ खून की महक और कैंट का खौफ बचा था। महायुद्ध समाप्त हो चुका था। रणभूमि पर केवल राख, जली हुई लाशें और तबाही के निशान बाकी थे। कैंट के आदेशानुसार काइजो उसे अपनी बाहों में उठाकर मीलों दूर एक ऊंची पर्वत श्रृंखला की चोटी पर ले गया। जैसे ही वे लोगों की नजरों से ओझल हुए, कैंट ने अपनी आखिरी ऊर्जा समेटकर बैटल डॉल्स और खुद को प्रिमोडियल केस ड्रैगन टावर के भीतर भेज दिया। टावर के भीतर कदम रखते ही कैंट की चेतना जवाब दे गई। अकीरा ने पहले से ही बॉडी टावर में एक औषधीय स्नान हर्बल बाथ तैयार कर रखा था। जैसे ही कैंट का लहूलुहान शरीर उस पानी में गिरा, वह तुरंत बेहोश हो गया। काइजो भी लीजन टावर में चला गया, जहां उसने ध्यान मेडिटेशन लगा लिया। भले ही वे जीत गए थे, पर एक रूट सॉवरेन से टकराना उनकी वर्तमान क्षमता से कहीं बढ़कर था। कैंट के बेहोश होने के कुछ ही पलों बाद टावर के भीतर एक अफरा तफरी मच गई। अलीना और विक्थरा को छोड़कर कैंट की सभी रानियां, सेलिन, नयोमी, मारा और बाकी सब दौड़ती हुई बॉडी टावर के उस कमरे में पहुंची। कैंट की हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसका शरीर घावों से ढका था और उसकी कई हड्डियां चकनाचूर हो चुकी थीं। मास्टर अभी बेहोश रहेंगे, पर घबराइए मत। उनके भीतर ड्रैगन का खून है और वे एक शक्तिशाली बॉडी कल्टिवेटर हैं। उन्हें बस समय चाहिए। अकीरा ने सिसकती हुई रानियों को ढांढस बंधाया। सेलिन ने आगे बढ़कर कांपते हाथों से कैंट के फटे हुए कपड़े उतारे और उसे उस जड़ी बूटियों वाले पानी में सहारा दिया। टावर के भीतर शांति थी, पर बाहर की दुनिया में नरक मच चुका था। इविल बैट का अंतहीन दुष्वप्न। इंसानी महाद्वीप ह्यूमन कॉन्टिनेंट के सबसे खूंखार राक्षसों में से एक इविल बैट अब खुद एक शिकार बन चुका था। कैंट ने जो मेरा एनिमी छोड़ा था, उसने बैट की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। पूरे महाद्वीप में यह खबर आग की तरह फैल गई कि इविल बैट का क्लोन ही उसकी मौत का कारण बनेगा। कैंट की उस आखिरी चेतावनी ने सबको लालची बना दिया था। अगर कोई और इस क्लोन को मार देता है तो असली इविल बैट भी मर जाएगा। यह उन सभी परिवारों और योद्धाओं के लिए एक खुला निमंत्रण था जिन्हें कभी न कभी इविल बैट ने सताया था। सैकड़ों योद्धा उस क्लोन के पीछे पड़ गए। इविल सेक्ट के लिए यह एक अजीब और दर्दनाक स्थिति थी। उन्हें न केवल अपने मास्टर को बचाना था, बल्कि अपने मास्टर के उस क्लोन को भी बचाना था, क्योंकि अगर क्लोन मरता तो उनके मास्टर की धड़कनें भी रुक जाती। अगले 5 दिनों तक इविल बैट अपनी जान बचाकर पागलों की तरह भागता रहा। उसके हजारों चेले इस रॉयल रंबल में मारे गए। अंततः लहूलुहान और अधमरी हालत में वही इविल सेक्ट के मुख्य गढ़ डोमेन में घुसने में सफल रहा। पीछा करने वाले रुक गए, क्योंकि वे जानते थे कि सेक्ट के भीतर घुसना शेर की मान में हाथ डालने जैसा है। लेकिन इविल बैट को यह नहीं पता था कि उसका दुख कम नहीं होने वाला। कैंट ने उसे जड़ से मिटाने का वादा किया है और वह उसे पूरा करके रहेगा। इविल सेक्ट, जो कभी दूसरों को डराता था, अब खुद अपने ही साय से खौफ खा रहा था। उन्हें लग रहा था कि अगर उनके मास्टर अपनी कल्टीवेशन बढ़ा लेंगे तो वे क्लोन को हरा देंगे, पर वे इस कड़वे सच से अनजान थे कि जैसे जैसे मास्टर बढ़ेंगे, क्लोन की ताकत भी अपने आप बढ़ती जाएगी। उनकी तबाही अब सिर्फ समय की बात थी। डिवाइन पैलेस सेक्ट, कैंट की तलाश और लानी का आगमन। उधर डिवाइन पैलेस सेक्ट के मुख्य द्वार पर एक अलग ही मेला लगा था। सैकड़ों रईस, बड़े परिवारों के मुखिया और योद्धा वहां जमा थे। कोई अपने उन बुर्गों की बेवकूफी के लिए माफी मांगने आया था जो कैंट से भिड़ने गए थे, तो कोई उन कीमती स्पेस रिंग्स की भीख मांगने आया था जो कैंट ने युद्ध के बाद बटोरी थी। उन रिंग्स में उनकी पीढ़ियों की दौलत कैद थी, लेकिन कैंट का कहीं अता पता नहीं था। केवल आर्च गेट के मास्टर ने उन्हें इंतजार करने को कहा था। इस भीड़ के बीच लेडी लानी सिल्वर लीफ ऑक्शन की मालकिन अपनी शिष्या अलीना के साथ वहां पहुंची। लानी ने 7 दिनों तक अम्ब्रोसिया एप्पल के प्रभाव में ध्यान लगाया था, जिससे उनकी स्पिरिट रूट्स प्लेटिनम से बढ़कर डार्क गोल्ड स्टेज पर पहुंच गई थी। वह इतनी खुश थी कि तुरंत अपने हितैषी कैंट से मिलना चाहती थी। अलीना जानती थी कि कैंट अभी टावर के भीतर है, पर उसने लानी को नहीं रोका। वह मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे पता था कि लानी की यह उत्सुकता उन्हें बहुत जल्द कैंट के बिस्तर तक ले जाएगी। बड़ी बहन, हमें शायद कुछ दिन इंतजार करना पड़े, अलीना ने मासूमियत से कहा। मैं 1 महीने तक इंतजार करूंगी, पर बिना मिले नहीं जाऊंगी, लानी ने दृढ़ता से कहा। अलीना ने सिर झुका लिया, पर उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। जल्द ही हम एक ही पति की सेवा करेंगी, बड़ी बहन। 15 दिन बाद मौत का साया।
युद्ध के 15 दिन बीत चुके थे। ईविल सेक्ट अभी भी हमलों की चपेट में था। उनका मास्टर एकांतवास सेक्लूजन में था और वह क्लोन बाहर पहरा दे रहा था। जैसे ही मास्टर बाहर निकलता, क्लोन उस पर टूट पड़ता। सेक्ट के सदस्य असहाय थे। वे इंतजार कर रहे थे कि मास्टर लेवल अप करें, पर वे नहीं जानते थे कि कैंट ने उनके भाग्य पर जो ताला लगाया है उसकी चाबी सिर्फ मौत है। जिस दिन ईविल बैट मरेगा उस दिन पूरा सेक्ट हताशा के सागर में डूब जाएगा। कैंट अभी भी टावर के भीतर था, उसकी रिकवरी पूरी होने वाली थी। जब वह अपनी आंखें खोलेगा तो पूरी दुनिया एक नए ड्रैगन का रौद्र रूप देखेगी। बाहरी दुनिया में उस भयानक युद्ध को बीते हुए अभी केवल 15 दिन हुए थे, लेकिन सेलेस्टियल ग्रेट टावर के भीतर मौजूद रानियों के लिए यह समय 360 दिनों यानी लगभग एक पूरे साल के बराबर था। टावर और बाहरी दुनिया के बीच समय का अंतराल इतना विशाल था कि भीतर कल्टिवेशन करने वालों के लिए एक सदी बाहर के कुछ महीनों के बराबर होती थी। रानियां पिछले 1 साल से टावर के भीतर थीं और इन 360 दिनों में बहुत कुछ बदल चुका था। जब वे पहली बार टावर के भीतर उस कक्ष में पहुंची जहां कैंट का लहूलुहान और बेसुध शरीर जड़ी बूटियों के स्नान हर्बल बाथ में डूबा हुआ था, तो उन सबकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। कैंट की ऐसी हालत, टूटी हुई हड्डियां, गहरे घाव और पीला पड़ा चेहरा उनके दिल को चीर देने के लिए काफी थी। मारा कैमिला कमिलर और वेल्थ जैसी मजबूत स्त्रियां भी फूट फूट कर रोने लगी थीं। लेकिन उस भावुकता के बाद उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने कैंट की दिन रात सेवा की, हफ्तों तक उसके बिस्तर से एक पल के लिए भी नहीं हटी। 3 महीने बीतते बीतते रानियों ने खुद को कमजोर समझकर कोसना बंद कर दिया और एक ठोस योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि जब उनका मर्द जागें तो वे इतनी शक्तिशाली हों कि दोबारा उन्हें कैंट को अकेले लड़ते न देखना पड़े। 1 साल का कठिन कल्टिवेशन, रानियों का कायाकल्प। अकेरा की मदद से टावर की सभी रानियों ने खुद को कल्टिवेशन की आग में झोंक दिया। उन्होंने अपनी बॉडी टेम्परिंग शुरू की और टावर की सीढ़ियों स्टेयरवे का इस्तेमाल अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए किया। परिणाम चौंकाने वाले थे। एल्सा कैंट की यह रानी 3 बार लेवल अप करके रूट सेज के चरम पीक पर पहुंच गई। उसकी इस प्रगति ने कैंट के स्टैट पॉइंट्स भंडार में हजारों अंक जोड़ दिए, जो युद्ध के बाद शून्य हो चुके थे। यूनिटी और लिलियन इन दोनों ने भी रूट सेज स्टेज में प्रवेश किया और लेवल 3 तक पहुंच गईं। सेलिन और इंग्रिड ये दोनों लेवल 5 रूट ग्रेड सेजेस बन गईं, जो अपने आप में एक खूंखार स्तर है। न्योमी जो सबसे प्रतिभाशाली मानी जाती है, वह रूट ग्रेड सगे के शिखर पर पहुंच गई और अब रूट ट्रांसेंडेंट बनने के लिए तैयार थी। मारा और कैमिला ये दोनों रूट ट्रांसेंडेंट के चरम पर पहुंच गईं और अब रूट असेंशन विशेषज्ञ बनने की दहलीज पर थीं। वहीं वेल ने अपना ज्यादातर समय कैंट की सेवा में बिताया। वह कैंट के पास बैठी रहती, उसके हाथों को चूमती और उसके ठीक होने की दुआ करती। कामुक योजनाएं और सखिम ड्राइव की शपथ। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि कैंट हमारे इस बदलाव से प्रभावित होगा? न्योमी ने चिंता जताते हुए पूछा। अलीना ने बताया था कि उसने न केवल ट्रांसेंडेंस को मारा बल्कि एक सॉवरेन को भी धूल चटाई है। फिक्र मत करो, कैंट इन सब चीजों की परवाह नहीं करता। वह हमें देखकर ही खुश हो जाएगा, सेलिन ने अपनी बहन का हाथ थामते हुए कहा। पर मैं चाहती हूँ कि अगली बार वह हम पर भरोसा कर सके और हमें अपने साथ युद्ध में ले जाए। यूनिटी ने मुस्कुराते हुए अपनी योजना बताई। मैं तो उसे पूरे 10 मिनट तक गले लगाकर रखूंगी, तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक वह सांस न लेने लगे। तभी बातचीत का रुख थोड़ा रसीला हो गया। सेलिन ने उन 3 महिलाओं कैमिला, मारा और एक अन्य की ओर देखा जो अभी तक हरेम का हिस्सा नहीं बनी थी। उन्हें बताया गया कि कैंट न केवल संभोग से सुख पाता है, बल्कि रानियों के कल्टिवेशन से उसकी शक्ति भी बढ़ती है। मैंने उसे अपना शरीर सौंपने की पेशकश की थी ताकि वह जल्दी ठीक हो सके, पर उसने मना कर दिया। मारा ने सोते हुए कैंट को देखकर ठंडी सांस ली। कैंट ने कहा था कि तुम उसकी औरतें हो, कोई बैटरी नहीं, सेलिन ने समझाया। उसे तुम्हारे साथ संभोग करना पसंद है, पर वह सिर्फ अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। वह तुम्हें प्यार करता है। मैं तो बस उसकी मदद करना चाहती थी, मारा ने कहा। सेलिन ने चुटकी लेते हुए माहौल हल्का किया। चिंता मत करो, एक बार वह जाग जाए फिर तुम अपने मुंह का इस्तेमाल करके उसके अंडों को सुखा देना, स्क्वीज हिज बॉल्स ड्राई। ये सुनकर सभी रानियां शर्म से लाल हो गईं। हमें पक्का करना होगा कि वह अगले कुछ हफ्तों तक कहीं न जाए। मैं उसके साथ कम से कम 7 राउंड्स लगाने वाली हूँ, सेलिन ने ऐलान किया। मैं भी, जब तक मैं 7वीं बार बेहोश न हो जाऊं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, एल्सा ने अपनी बेटी लिलियन के सामने ही यह बात कह दी। मैं भी मम्मी की बात का समर्थन करती हूँ, चलिए उन्हें पूरी तरह चूस लेते हैं, लेट्स सक हिम ड्राई, लिलियन ने चंचलता से कहा। सभी रानियां माँ बेटी की इस जोड़ी को अजीब नजरों से देखने लगीं। यूनिटी ने हंसते हुए कहा, तो क्यों ना हम ग्रुप में ये काम करें? हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे ताकि वह दोबारा बेहोश हो जाए, पर इस बार मार खाने से नहीं, बल्कि बिस्तर के सुख से। अगर उसने सुन लिया कि तुम कह रही हो कि वह मार खाकर बेहोश हुआ था, तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी, लिलियन ने छेड़ा। यूनिटी खिलखिलाकर हंसी। अरे वह तो बेहोश है, उसे क्या सुनाई देगा? और वैसे भी वह पिता तो था ही, अब उसे एक मर्द की तरह ये बात माननी होगी। ड्रैगन का जागरण। अभी यूनिटी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक एक भारी और मदमस्त आवाज उसके कानों में गूंजी। तो क्यों ना मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैं कैसे पिता था। यूनिटी का शरीर जम गया। उसने महसूस किया कि एक मजबूत हाथ ने पीछे से उसकी पतली कमर को जकड़ लिया है। कैंट अपनी आंखें खोल चुका था और उसके चेहरे पर वही पुरानी शरारती और कातिलाना मुस्कान थी। रानियों के चेहरे पर पहले झटका और फिर एक असीम खुशी की लहर दौड़ गई। ड्रैगन जाग चुका था और अब वह अपना बदला उन रानियों से लेने वाला था जिन्होंने उसे सक ड्राई करने की योजना बनाई थी। कैंट, रानियों के गले से एक साथ चीख निकली जब उन्होंने पूरे 1 साल टावर के समय के अनुसार के लंबे इंतजार के बाद अपने मर्द की आवाज सुनी। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वे सब भावुक हो गईं। उनके लिए यह पल किसी चमत्कार से कम नहीं था। माफ करना देवियों, मैंने आप सबको बहुत इंतजार कराया और चिंता में डाल दिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि वह लड़ाई इस मोड़ पर आकर खत्म होगी, कैंट ने एक कमजोर लेकिन दिल जीतने वाली मुस्कान के साथ कहा और स्नान के टब से उठने की कोशिश की। यूनिटी जो भावनाओं में इतनी बह गई थी कि वह खुद टब के भीतर कैंट के पास जा बैठी थी, उसने उसे सहारा देकर खड़ा किया। सभी रानियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। किसी के भी चेहरे पर शांति नहीं थी, हर आंख नम थी। कैंट ने मन ही मन उस ईविल बैट को हजारों गालियां दी, जिसके आखिरी हमले ने उसकी लगभग हर हड्डी चकनाचूर कर दी थी। कैंट ने खुद से वादा किया, जब अगली बार वह उस चमगादड़ के सामने होगा तो वह उसे पहुंचाए गए दर्द का 100 गुना बदला लेगा। वह उसकी हड्डियों के भीतर तक दर्द का एहसास कराएगा। मैं अब ठीक हूँ, मुझे बस कुछ घंटों की जरूरत थी खुद को संभालने के लिए, कैंट ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा। मेरा शरीर पूरी तरह ठीक हो चुका है, हड्डियां जुड़ गई हैं। देखो, मैं बिल्कुल पहले जैसा हूँ। रानियों का रोना कुछ मिनटों तक जारी रहा, जब तक कि वे शांत नहीं हो गईं।
लेकिन जैसे ही वे संभली, उनमें से हर एक ने आगे बढ़कर कैंट के होठों को चूमना शुरू कर दिया, ये दिखाने के लिए कि उन्होंने उसे कितना याद किया है। बेशर्म रोमांस और ड्रैगन की मस्ती। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, कैंट, यूनिटी ने उसके गले में बाहें डालते हुए कहा। मुझे पता है, अगर याद नहीं करती तो मुझे दोबारा बेहोश करने की साजिशें नहीं रच रही होती, कैंट ने शरारत से कहा और झुककर यूनिटी के पुष्ट नितंबों को जोर से भींच दिया। पर वैसे तुम लोगों के हाथों बिस्तर पर पिटकर बेहोश होने का ख्याल बुरा नहीं है। ये सुनकर सभी रानियां शर्म से लाल हो गईं। उसकी इस बेशर्म टिप्पणी ने उन्हें यकीन दिला दिया कि उनका पुराना कैंट वापस आ गया है और पूरी तरह स्वस्थ है। कैंट, हमें पता है कि तुम अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हो, इसलिए हम तुम्हें आराम करने देंगे, सेलिन ने अपनी बहनों की ओर देखते हुए कहा। और हाँ, हमें ईविल सेक्ट के साथ हुई तुम्हारी लड़ाई के बारे में सब जानना है, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि तुमने हमसे सेक्ट मास्टर के बारे में सब कुछ क्यों छिपाया। सेलिन ने नकली नाराजगी दिखाते हुए अपनी बाहें सिकुड़ी। कैंट मुस्कुराया और उसने मारा की ओर देखा, जो कैमिला के पीछे अपना चेहरा छिपा रही थी। साफ था कि उसने भावुक होकर रानियों को सब सच बता दिया था। उसे दोष मत दो कैंट, तुम्हारी ऐसी हालत देखकर वह टूट गई थी और उसने सब कुछ उगल दिया, सेलिन ने कहा। किसने कहा कि मैं उसे दोष दे रहा हूँ? मुझे बस अंदाजा नहीं था कि चीजें इतनी जल्दी बाहर आ जाएंगी। पर तुम सबको दोबारा देखना और ये जानना कि तुम सब इतनी शक्तिशाली हो गई हो, वाकई सुखद है। लेकिन यह मत सोचना कि अब मैं तुम्हें खतरे में डालूंगा। मैं अपनी योजनाएं बताऊंगा और हम मिलकर नारा की बहन और उसके शिष्य को बचाएंगे। कैंट ने एक लंबी सांस ली। उस लड़ाई में मैं बस यही सोच रहा था कि तुम सब पर क्या बीत रही होगी। अब जबकि मैं वापस आ गया हूं और तुम सब की वजह से मेरी ताकत और बढ़ गई है, तो अब हम आगे की योजना बनाएंगे। लेकिन पहले, अलीना कहाँ है? अगली 24 रातें, रानियों का राज। रानियों के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। उन्हें खुशी थी कि कैंट ने उनकी मदद मांगी थी। अलीना अपनी बॉस लेडी लानी के साथ फंसी हुई है। लानी उसे एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देती। अगर तुम्हें उससे मिलना है तो जल्दी से सेक्ट वापस जाना होगा। लेकिन वह इंतजार कर सकती है, क्योंकि अगली 24 रातें तुम सिर्फ हमारे हो। अलीना एक दिन और रुक सकती है, सेलिन ने अपनी रानियों की प्रवक्ता बनते हुए अधिकार से कहा। उसके लिए अच्छा है, पर जब अलीना की बारी आएगी तो तुम में से किसी का भी वहां स्वागत नहीं होगा, कैंट ने चुटकी ली। वह तो इस पर निर्भर करेगा कि अगले 24 दिनों में तुम हमें कितना सुख देते हो, एल्सा एल्सर ने अपनी कामुक मुस्कान के साथ कहा। तो मैं पक्का करूंगा कि तुम सब कम से कम 7 बार बेहोश हो, कैंट ने हंसते हुए कहा, जिससे साफ हो गया कि उसने उनकी सारी गुप्त बातें सुन ली थीं। अनडेड सेना और ड्रैगन का रहस्य। माहौल थोड़ा गंभीर हुआ जब कैंट ने अपनी शक्तियों के बारे में बताना शुरू किया। तुम सब सोच रही होगी कि वह विशाल योद्धा काइजो कहाँ से आया जिसने मेरी जान बचाई। उसे मैंने बनाया है। मैं अनडेड योद्धा बना सकता हूँ। मेरे पास अब हजारों लाशें हैं और मैं एक ऐसी सेना खड़ी करूंगा कि अगली बार ईविल सेक्ट जैसी नौबत नहीं आएगी। रानियां अविश्वास में थीं। तुमने एक ट्रू ट्रांसेंडेंट योद्धा बनाया। यह अकल्पनीय है। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। मैंने तुम्हारी शक्तियों को भी चरम पर ले जाने की योजना बनाई है। इसी बातचीत के दौरान सेलिन ने उत्साह में एक बड़ा राज उगल दिया। आखिर तुम एक ड्रैगन जो हो। उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, पर देर हो चुकी थी। सभी रानियां कैंट को फटी आंखों से देखने लगीं। उनकी नजरों में अब एक ही मांग थी, हमें अपने ड्रैगन सींग ड्रैगन हॉर्न्स दिखाओ। माफ करना, जोश जोश में निकल गया, सेलिन ने अपना चेहरा ढांकते हुए कहा। हैरान होने की जरूरत नहीं है देवियों, मैं वाकई एक ड्रैगन हूँ, पर अभी पूरी तरह नहीं। मुझे तुम डेमी ड्रैगन कह सकती हो क्योंकि मैं अभी पूरी तरह रूपांतरित ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। तो क्या तुम ड्रैगन महाद्वीप से आए हो? एल्सा ने पूछा। नहीं, पर मैं जल्द ही वहां जाऊंगा। और मैं कहाँ से आया हूँ ये तुम एक तरह से पूछ सकती हो, कैंट ने रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। अब वह पूरी तरह ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहा था। अपने राज साझा करने से उसका मन हल्का हो गया था। 2 घंटे बाद कैंट की आंखों में वही पुरानी शिकारी चमक लौट आए। वह अपनी सभी रानियों के साथ हरेम टावर के विशाल बिस्तर पर प्रकट हुआ। यूनिटी ने बिना समय गंवाए कैंट के उस विशाल ड्रैगन रॉड को अपने अधिकार में ले लिया और टावर के भीतर प्यार और वासना का एक नया अध्याय शुरू हो गया जो अगले 24 दिनों तक रुकने वाला नहीं था। सड़प सड़प, कमरे के भीतर केवल जीभ और गीलेपन की आवाजें गूंज रही थीं। यूनिटी अपने सिर को पूरी ले के साथ आगे पीछे कर रही थी, कैंट के उस विशाल ड्रैगन रॉड को अपने मुंह की गहराई में उतारते हुए। उसका मुंह पूरी तरह भर चुका था, फिर भी वह अपनी जीभ से उसके मजबूत लिंग के अगले हिस्से को सहला रही थी, जबकि उसके हाथ कैंट के अनकोशों बॉल्स को बड़ी कोमलता से दबा रहे थे। मम्मह, उधर से एक लंबी और मदहोश कर देने वाली सिसकारी गूंजी। मारा ने अपनी कमर को एक धनुष की तरह ऊपर की ओर मोड़ रखा था। वह कैंट के चेहरे पर सवार थी और कैंट किसी भूखे शिकारी की तरह उसकी गीली योनी पुसी को अपनी जीभ से चाट रहा था। मारा के शरीर में बिजली की लहरें दौड़ रही थीं। यूनिटी के मुंह से निकलने वाली गीली आवाजें और मारा की मदमस्त सिसकारियां मिलकर एक ऐसा नशीला माहौल बना रही थीं कि कमरे में मौजूद बाकी रानियां, जो अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं, केवल फटी आंखों से इस कामुक दृश्य को देख रही थीं और उनके चेहरे वासना से दमक रहे थे। माँ बेटी का दोहरा हमला। ये सिलसिला तब तक चला जब तक मारा ने लगातार कई बार चरम सुख ऑर्गेज़म प्राप्त नहीं कर लिया। उसका शरीर थरथराने लगा और वह निढाल होकर कैंट के चेहरे पर ही गिर पड़ी। कैंट ने भी अपना संयम खो दिया और अपना गर्म ड्रैगन जूस भारी मात्रा में यूनिटी के मुंह में छोड़ दिया। यूनिटी ने उस अमृत की एक एक बूंद को ऐसे निगला जैसे वह कोई कीमती खजाना हो। उसने अपनी किसी भी बहन के साथ इसे साझा नहीं किया, यह उसकी मेहनत का फल था। जैसे ही यूनिटी हटी, एल्सर और उसकी बेटी लिलियन ने मोर्चा संभाल लिया। यह नज़ारा अकल्पनीय था। बेटी लिलियन ने कैंट के अंडों को अपने नन्हे हाथों और मुंह में ले लिया, जबकि उसकी माँ एल्सा ने कैंट के विशाल लिंग को अपने मुंह में भरकर चूसना शुरू कर दिया। बाकी रानियां, जो केवल ऐसे मौकों के सपने देख सकती थी, इस माँ बेटी की जुगलबंदी को देखकर अपनी अपनी छोटी बहनों योनी को सहलाने लगी। उधर कैमिला ने मारा की जगह ली और कैंट के चेहरे पर बैठ गई। कैंट जब उसे चाटने लगा तो कैमिला किसी मसाज चेयर की तरह कांपने लगी और उसकी सिसकारियां दीवारों से टकराने लगी। कैंट के गले से भी दबी हुई आवाजें निकल रही थीं। माँ और बेटी का एक साथ उसके अंगों पर काम करना उसे पागल कर देने के लिए काफी था। ये दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा आक्रामक अग्रेसिव हैं, सेलिन ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। जब ये खत्म कर लेंगी तब हम दिखाएंगे कि आक्रामकता क्या होती है। भले ही हमने दो के ग्रुप में रहने का सोचा था, पर आज का जश्न खास है, न्योमी ने सेलिन को समझाते हुए मुस्कुराकर कहा। पवित्र वासना और ड्रैगन की प्रतिज्ञा। रानियों ने तय किया था कि वे उस सदमे से उबरेंगी जो कैंट की चोटों को देखकर उन्हें लगा था। वेक्थरा की सलाह पर उन्होंने कैंट को अपनी पूरी तवज्जो अटेंशन देने का फैसला किया। भले ही मारा और कैमिला जैसी रानियां अभी आधिकारिक तौर पर कैंट की पत्नियां नहीं बनी थी, पर वे उसे सुख देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी।
वेल जो कैंट के बेहोश होने के दौरान चुपके से उसके अंगों के साथ खेलती थी, अब वह उसे कभी नहीं छोड़ना चाहती थी। जैसे ही कैमिला का कोटा पूरा हुआ, वेल कैंट के चेहरे पर आ बैठी। वेल की चीख ने कमरे की नमी और बढ़ा दी। स्वॉर्ड सेंटेस की वो सिस्कारियां किसी संगीत की तरह थीं। उधर एल्सा और लिलियन ने कैंट का दूसरा लोड अपने मुंह में लिया और मुस्कुराते हुए पीछे हट गईं। अब मैदान में दो सबसे खतरनाक बहनें आई, सेलिन और नोमी। सेलिन ने अंडों को संभाला और नोमी ने लिंक को। हालांकि वे बाद में अपनी जगह बदलने वाली थी, पर उन्हें पता था कि एल्सा और लिलियन ने जो स्तर सेट किया है उसे पार करना मुश्किल होगा। अगले 30 मिनट तक उन्होंने कैंट पर जादू कर दिया। कैंट भी खुश था, वह अपनी रानियों की मेहनत देख रहा था और खुद भी उन्हें चरम सुख तक पहुंचाने में जान लगा रहा था। वेल कई बार झड़ चुकी थी और अब इनिग्रिड ने उसकी जगह ली। इनिग्रिड का जादू और कैंट का संकल्प। इनिग्रिड, जो एक वॉइडलिंग बनने की राह पर थी, उन सब में सबसे मीठी थी। उसकी आवाज़ ही कैंट को उत्तेजित कर देने के लिए काफ़ी थी। इनिग्रिड के मॉर्निंग का अंदाज ऐसा था कि कैंट खुद को रोक नहीं पा रहा था। वह अपनी कमर को कैंट के मुंह पर ऐसे चला रही थी जैसे वह उसे पूरी तरह निगल जाना चाहती हो। लानत है, मैं मरने ही वाला था जबकि यहाँ इतनी सारी रानियां मेरा इंतजार कर रही थीं। मुझे उस चमगादड़ को बहुत जल्द मारना होगा। कैंट ने मुस्कुराते हुए अपना वीर्य उन दोनों बहनों के गले में उतार दिया। तो फिर अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम मरने वाले हो तो हमें नंगा और अपने चेहरे पर बैठा हुआ याद कर लेना। यकीन मानो, वह तुम्हें मौत के मुंह से वापस खींच लाएगा, सेलिन ने अपने होठों को चाटते हुए कहा। मैं ऐसा ही करूंगा, पर अभी क्यों ना हम इस पल को यादगार बना दें। रानियों ने सिर हिलाया। बस हमें तब तक मत छोड़ना जब तक हम बेहोश न हो जाएं, नोमी ने गुजारिश की। मैं पक्का करूंगा कि तुम सब एक हफ्ते तक सोती रहो, बस इंतजार करो। कैंट ने लिलियन के नितंबों को पकड़कर उसे अपने चेहरे पर बिठा लिया। कैंट के दिमाग में एक विचार आया, मुझे यहाँ और कमरे बनाने चाहिए ताकि हर रानी के साथ मेरा अपना निजी समय प्राइवेट सेशन हो सके। वे भले ही बहनें हैं, पर उनकी अपनी फैंटेसीज हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। टावर के भीतर समय की कोई कमी नहीं थी। कैंट जानता था कि बाहर केवल कुछ दिन बीतेंगे, जबकि यहाँ वह अपनी रानियों के साथ महीनों बिता सकता है। वह उनके हर उस डर और सदमे को धो देना चाहता था जो युद्ध की वजह से उनके मन में बैठ गया था। ड्रैगन अब जाग चुका था और आज रात टावर की दीवारों ने वो चीखें और सिस्कारियां सुनी जो हजारों सालों तक याद रखी जाएंगी। नोमी की एक तीखी और लंबी सिस्कारी गूंजी। उसका शरीर बिजली के झटके की तरह थरथरा उठा। उसके भीतर का बांध टूट चुका था और वह कैंट के चेहरे पर अपने प्रेम रस की बौछार कर रही थी। कैंट ने अपनी रानियों को अपने दिव्य रस का स्वाद चखाया था और नोमी दूसरे राउंड की आखिरी रानी थी। अभी कैंट का चेहरा नोमी के गीलेपन से भरा ही था कि मारा ने फुर्ती से उसके लिंक को अपनी जीभ से साफ करना शुरू कर दिया। कैंट की आंखों में वही पुरानी शिकारी चमक लौट आई थी। अगले कुछ दिनों में मैं ये पक्का करूंगा कि तुम 1 साल पहले की उन कड़वी यादों को पूरी तरह भूल जाओ, कैंट ने मुस्कुराते हुए लिलियन को अपनी ओर खींचा। उसने लिलियन को डॉग स्टाइल चारों पैरों पर खड़ा किया और अपने विशाल लिंक के अगले हिस्से को उसकी योनि के द्वार पर रगड़ने लगा। इतनी लालची मत बनो बिग मम्मा, तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की हर फैंटेसी आज पूरी होगी, कैंट ने एल्सा से कहा, जो अपनी बेटी को उस कामुक स्थिति में देखकर वासना से भरी नजरों से घूर रही थी। लिलियन ने खुद पीछे हाथ बढ़ाकर कैंट के लिंक को पकड़ा और उसे अपनी छोटी बहन पर रगड़ा। प्लीज कैंट, इसे अंदर डालो, अब और बर्दाश्त नहीं होता, वह गिड़गिड़ाए। कैंट ने एक जोरदार धक्का मारा और पूरा लिंग उसके भीतर समा गया। कमरे में अब केवल लिलियन की सिस्कारियां और कैंट के धक्कों की आवाज गूंज रही थी। हाईमेज लिलियन पागलों की तरह कराह रही थी और आसपास खड़ी रानियों का खून खौल रहा था। रानियों का टेलीपैथिक संवाद, प्यार और डर। जबकि कैंट लिलियन के साथ व्यस्त था, रानियां अपने मानसिक जुड़ाव कनेक्शन के जरिए बात कर रही थीं। मुझे ये सब बहुत पसंद आ रहा है, हमें इस पल को संजोना चाहिए क्योंकि कैंट के बिना ये सुख कहीं और मुमकिन नहीं था, नोमी ने कहा। सच में, जब मैंने उसकी बेजान देह देखी थी तो मेरा दिल लगभग रुक गया था। मैं कितनी बेवकूफ़ थी जो पहले उसकी इच्छाओं का विरोध करती थी। अगर मैं उस दिन अलग फैसला लेती तो आज बहुत पछताती, सेलिन ने भावुक होकर जोड़ा। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी ही बेटी के पति के साथ बिस्तर साझा करूंगी, पर देखो आज मैं कितनी खुश हूँ। मैं कैंट को दोबारा कभी चोटिल नहीं देखना चाहती, एल्सा ने अपनी बात रखी। रानियों ने एक गहरी सांस ली। कैंट की चोटों ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया था। मेरा प्रस्ताव है कि हम उसे तब तक टावर में बंद रखें जब तक वह रूट ट्रांसेंडेंट न बन जाए, सेलिन ने सुझाव दिया। तुम्हें लोगों को बंद करने का इतना शौक क्यों है? क्या तुम उन संख्यों में से हो जिन्हें बिस्तर पर बांधकर संभोग करना बॉन्डेज पसंद है? यूनिटी ने मजाक किया। सेलिन ने एक बहुत ही कामुक मुस्कान दी जिससे सबकी बाहें तन गईं। बुरा क्या है इसमें? जैसे तुम में से कुछ को एनल ट्राई करना है, मुझे ये पसंद है। सबकी अपनी फैंटेसी होती है। शक्ति का उदय और ड्रैगन की आग। लिलियन की एक आखिरी चीख निकली जब कैंट ने अपना पूरा गर्म लावा उसके भीतर छोड़ दिया। लिलियन सुख के मारे थरथरा उठी और बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। अब तुम्हारी बारी बिग मम्मा, कैंट ने एल्सा को इशारा किया। एल्सा ने अपनी बेटी को किनारे किया और कैंट के ऊपर बैठकर ऊपर नीचे उछलने लगी। कैंट अब एक साधारण इंसान की तरह नहीं बल्कि एक ड्रैगन की तरह व्यवहार कर रहा था, खूंखार, आक्रामक और अंतहीन ऊर्जा से भरा हुआ। एल्सा के बाद इंग्रिड की बारी आई और फिर सेलिन की। सेलिन जानती थी कि जैसे ही कैंट उसके भीतर अपना वीर्य छोड़ेगा वह रूट ट्रांसेंडेंट बन जाएगी। उसने कैंट के लिंग पर ऐसे सवारी की जैसे वह कोई कल्टिवेशन पूल हो। जैसे ही कैंट ने अपना लोड छोड़ा, सेलिन का ऑरा अचानक बढ़ गया। उसकी कल्टिवेशन की बाधाएं टूट गईं और वह एक रूट ट्रांसेंडेंट बन गई। वह वहीं बैठकर ध्यान लगाने लगी जबकि बाकी रानियां कैंट के साथ जुड़ गईं। 1 हफ्ते का महाउत्सव। ये सिलसिला एक पूरे हफ्ते तक चला। कैमिला और वेल भी अब पूरी तरह कैंट के ड्रैगन जूस की दीवानी हो चुकी थीं। उन्होंने अपने संकोच को पूरी तरह त्याग दिया था। 1 हफ्ते के अंत तक रानियां, प्रत्येक रानी कम से कम 3 बार लेवल अप कर चुकी थी। कैंट खुद आधिकारिक तौर पर रूट ग्रेड सेज बन चुका था। अब कैंट के पास हजारों स्टैट पॉइंट्स जमा थे। वह खुद को इतना शक्तिशाली महसूस कर रहा था कि वह उसी विलबैक को फिर से चुनौती दे सके और बिना घायल हुए उसका अंत कर सके। 1 हफ्ते की इस मैराथन के बाद उन्होंने एक ब्रेक लिया और टावर के भीतर बने लव गार्डन में चले गए। सेलिन ने वहां एक नया नियम लागू किया जिसे सभी ने माना। लव गार्डन और हरेम टावर के भीतर कोई भी रानी कोई कपड़ा नहीं पहनेगी। ये जगह उनके और उनके मर्द के लिए एक स्वर्ग थी जहां शर्म की कोई जगह नहीं थी। कैंट एक छोटी पहाड़ी पर खड़ा होकर नीचे बगीचे में टहलती उन नग्न सुंदरियों को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक विजेता वाली मुस्कान थी। एक ड्रैगन इससे ज्यादा और क्या मांग सकता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और उन अप्सराओं के बीच शामिल होने के लिए नीचे उतर गया। ये कहना बिल्कुल सच है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है।
लाखों साल पहले जब ब्रह्मांड का अस्तित्व एक कच्चे धागे से लटक रहा था, तब प्रिमोडियल केस ड्रैगन प्राइमोडियल केओस ड्रैगन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आत्मा का बलिदान दे दिया था। उस निस्वार्थ बलिदान ने ब्रह्मांड को तो बचा लिया, लेकिन उसकी आत्मा इतने टुकड़ों में बिखर गई कि उसका पुनर्जन्म होना असंभव था। परंतु ये ब्रह्मांड अपनी संतानों का कर्ज चुकाना जानती है। उसने अपने प्रिय ड्रैगन की आत्मा का आखिरी अंश समेटा और उसे एक विशेष प्रकार के पुनर्जन्म के पथ पर डाल दिया। अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से प्राप्त करने और फिर से जन्म लेने के लिए उसे 13 संतोषजनक जीवन जीने थे। आज कैंट, जो एक अप्सरा की छाती पर अपना सिर टिकाए हुए था, जबकि दूसरी सुंदरी उसके लिंग को चूस रही थी और तीसरी उसके स्तनों से खेल रही थी, वही ड्रैगन था। हालांकि वह अभी इस सच से अनजान था, लेकिन उसकी सुखद स्थिति ब्रह्मांड के हृदय में बैठी एक सुंदर देवी के चेहरे पर मुस्कान ला रही थी। अराजकता केओस, अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जियो, तुमने इसे कमाया है, पर ढीले मत पड़ना, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है और एक वादा निभाना है, उस देवी ने मुस्कुराते हुए कहा और उसकी आंखों से एक खुशी का आंसू टपक पड़ा। कैंट, जो अपनी रानियों के बीच लेटा था, ने अचानक अपने चारों ओर सुरक्षा, प्रेम और गहरे जुड़ाव की एक लहर महसूस की। उसकी नींद में ही एक गहरी मुस्कान फैल गई। दूसरे लोक का रहस्य, पृथ्वी की दास्तां। कैंट, क्यों न तुम हमें अपने बारे में कुछ बताओ। बड़ी बहन विक्टोरा तो तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पूछने पर हमें बस चिढ़ाती रहती हैं। यूनिटी ने एक लाडली बच्ची की तरह मचलते हुए पूछा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं चिढ़ाऊंगा? कैंट ने मुस्कुराते हुए कहा, पर तभी वह सिहर उठा क्योंकि इंग्रिड ने उसके लिंग और अंडों को अपने हाथों में बंधक बना लिया था। तुम्हें पता है, अगर इसे चोट पहुंची तो तुम सब अनंत काल तक सेक्स के लिए तरस जाओगी, कैंट ने मजाक किया। सच है इंग्रिड, इससे पहले कि इस सुंदर ड्रैगन को चोट पहुंचे, उसे आजाद कर दो, सेलिन ने हंसते हुए कहा। सभी रानियां खिलखिला उठीं। वे जानती थी कि कैंट उनसे कोई बड़ा राज नहीं छिपाएगा, सिवाय उन 7 प्रिमोडियल के रेलिक्स के, जिनका जिक्र करना अभी खतरे से खाली नहीं था। कैंट ने तय किया कि वह उन्हें अपने जेस्ट वाले अतीत के बारे में नहीं, बल्कि पृथ्वी वाले कैंट के बारे में बताएगा। हकीकत तो यह है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। मैं एक बहुत दूर स्थित दुनिया से आया हूँ जहाँ कल्टिवेशन नहीं होता, नहीं वहाँ ड्रैगन और दानव होते हैं। वहाँ हर कोई बस इंसान होता है। रानियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें लगा था कि कैंट कहेगा कि वह किसी महान ड्रैगन साम्राज्य का राजकुमार है, पर यह खुलासा उनकी कल्पना से परे था। क्या तुम सच कह रहे हो? एल्सा एल्सर ने उसके एब्स पर हाथ फेरते हुए पूछा। बिल्कुल सच, मैं पृथ्वी अर्थ नाम की जगह से हूँ। वहाँ कल्टिवेशन नहीं है, पर वहाँ टेक्नोलॉजी है। हमारे पास ऐसे हथियार हैं कि अगर वे कल्टिवेटर्स पर इस्तेमाल किए जाएं तो वे अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। वहाँ भी सुंदर शहर और देश हैं, जैसे यहाँ साम्राज्य हैं। तो तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मुझे नहीं लगता कि तुम उड़कर आए होगे, मारा ने उत्सुकता से पूछा। मैं मरने के बाद यहाँ पहुंचा। मेरी हत्या कर दी गई थी, कैंट ने शांति से कहा, जिसे सुनकर रानियों के चेहरे पर गुस्सा और दुख छा गया। तुम्हारी हत्या? पर यह कैसे मुमकिन है? तुम तो हमारे सामने जिंदा हो, सेलिन ने पूछा। इसके लिए तुम्हें अपनी देवी बहन विक्टोरा से पूछना होगा, वही इसे बेहतर समझा पाएंगी, कैंट ने जवाब दिया। रानियों ने मन ही मन तय कर लिया कि वे उस हत्यारे का पता लगाएंगी जिसने उनके मर्द को मारने की जरूरत की थी। ब्रह्मांड की सैर का सपना, ये सब कितना अविश्वसनीय है, लिलियन ने कहा। मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मुझे पता चला कि ब्रह्मांड में और भी दुनियाएं हैं। पर फिक्र मत करो, कुछ सालों में हम साथ मिलकर ब्रह्मांड की सैर करेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम सब उन हजारों दुनियाओं की सुंदरता को देखो। रानियां खुशी से झूम उठीं। इंग्रिड ने कैंट के चिपचिपे रस को निगला और पीछे हट गई। तुरंत वेल्थ ने कैंट के लिंग पर कब्जा कर लिया। उसकी इस बेशर्मी को देखकर रानियां मुस्कुरा दी। वे जानती थी कि वेल को उस ड्रैगन जूस का चस्का लग चुका है। यकीन नहीं होता कि तुम दूसरे लोग से हो और एक देवी तुम्हारी पत्नी है। आखिर तुम हो कौन? कैमिला कमिलर ने अभी भी उलझन में पूछा। ज्यादा मत सोचो कैमिला, तुम अब मेरी औरत हो और जल्द ही तुम भी विक्टोरा से जुड़ जाओगी। बस उस दिन का इंतजार करो। कैंट को खुशी थी कि रानियां आपस में बातें कर रही हैं और एक दूसरे को स्वीकार कर रही हैं। विक्टोरा ने हमेशा उसका जीवन सरल बनाया था। वह जानता था कि उसका काम केवल धक्के मारना, थ्रस्टिंग है, बाकी तालमेल रानियां खुद बैठा लेंगी। मैं चाहती हूं कि जैसे ही बड़ी बहन नारा आए, मैं तुम्हारे साथ संभोग करूं, मारा ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा मेरी गेट मास्टर, मैंने तुम्हारे साथ पूरी रात गुजारने का वादा किया है, कैंट ने उसके नितंबों को सहलाते हुए कहा। मैं भी आधिकारिक तौर पर तुम्हारी औरत बनना चाहती हूँ, कैमिला ने अपने सीने को गर्व से फुलाते हुए कहा। मैं ऐसा जरूर करूंगा मेरी जान, कैंट ने उसकी योनि को सहलाते हुए कहा, जिससे उसके गले से एक हल्की सिसकारी निकल गई। और तुम्हारा क्या ख्याल है वेल? सेलिन ने पूछा। वेल, जो कैंट के लिंग को चूसने में व्यस्त थी, ने अपना सिर उठाया और उसे एक माइक्रोफोन की तरह हाथ में पकड़कर रानियों की ओर देखा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब तक ये लिंग मेरे पास है, मैं दुनिया की सबसे खुश औरत हूँ। तुम तो सच में सुधार से परे हो, सेलिन ने अपनी प्रतिद्वंद्वी, जो अब उसकी बहन और सबसे अच्छी सहेली बन चुकी थी, की बेशर्म और बेपरवाह बात सुनकर उपहास किया। लेकिन वे सब समझती थी कि वेल ऐसा क्यों कह रही है। कैंट के उस जादुई ड्रैगन रॉड का सुख ही ऐसा था कि कोई भी उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए। उसकी बातों पर ध्यान मत दो वेल, तुम जब चाहो मेरे लिंग का आनंद ले सकती हो, कैंट ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, वेल ने मासूमियत से जवाब दिया और अगले ही पल फिर से कैंट के लिंग को चूसना शुरू कर दिया, जिससे बाकी रानियां खिलखिला उठीं। कॉपर बॉडी और सीढ़ियों का रहस्य, रानियों की शक्ति। तो तुम सबने कॉपर बॉडी हासिल कर ली है। इसे मुमकिन करने के लिए तुम सबने जरूर अपनी जान लगा दी होगी, कैंट ने अपने चारों ओर मौजूद नग्न सुंदरियों को निहारते हुए कहा। नीलामी से पहले उन सबने बॉडी कल्टिवेशन की राह पर कदम तो रखा था, लेकिन वे अभी शुरुआती दौर में थीं। अब कैंट उनके औरत से महसूस कर सकता था कि वे सब कॉपर स्टेज पर पहुंच चुकी हैं। उनकी त्वचा अब साधारण नहीं थी, उसमें एक विशेष चमक और मजबूती थी जो केवल कठोर कल्टिवेशन से आती है। हमने वाकई बहुत कड़ी मेहनत की है, न केवल बॉडी कल्टिवेशन में, बल्कि हमने उन रहस्यमय सीढ़ियों स्टेवे पर भी चढ़ाई की है। मुझे यकीन है कि तुम अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचे हो, यूनिटी ने गर्व से अपना सीना फुलाते हुए कहा। अच्छा, तो मुझे भी बताओ कि तुम सबने कितनी सीढ़ियां चढ़ी हैं, कैंट ने उत्सुकता से पूछा। मैं 35वीं सीढ़ी तक पहुंचने में सफल रही, हालांकि शारीरिक रूप से मैं थोड़ी कमजोर हूँ, लिलियन ने शुरुआत की। कैंट के होश उड़ गए। उसे लगा था कि वह 20वीं सीढ़ी तक पहुंचकर बहुत महान बन गया है, पर लिलियन ने उसे काफी पीछे छोड़ दिया था। हैरान लग रहे हो? तो ये जान लो कि मैं 40वीं सीढ़ी तक पहुंच गई हूँ, एल्सर ने अपनी प्रगति बताई, जिससे कैंट का मुंह खुला का खुला रह गया। यही, मैं 37वीं सीढ़ी तक पहुंची, पर अब मैं 40 तक भी जा सकती हूँ, यूनिटी ने अपनी चपलता दिखाते हुए कहा। मुझे ऐसे मत देखो कैंट, मैंने 3 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद 57वीं सीढ़ी को छुआ है, सेलिन ने अपनी बहन नोमी की ओर देखते हुए ठंडी सांस ली।
सेलिन को कमजोर होने के लिए दोष मत दो। मेरा तो कहना है कि जब तक ये 60वीं सीढ़ी पार न कर ले, कैंट को इसे अपने ऊपर चढ़ने राइड की इजाजत नहीं देनी चाहिए। न्योमी ने चुटकी ली। कमीनी, यह मत भूल कि मैं ही थी जिसने कैंट को तेरे पीछे भेजा था, वरना तू आज भी अकेली और कुंवारी बैठी होती। सेलिन ने मुस्कुराते हुए पलटवार किया। न्योमी और गेट मास्टर्स का दबदबा। मैं 86वीं सीढ़ी तक पहुंचने में कामयाब रही, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि शुरुआती 50 सीढ़ियां तो मैं ऐसे चढ़ी जैसे कोई सामान्य सीढ़ी हो। न्योमी ने बड़े गर्व से शेखी बघारी। कैंट ने एक लंबी सांस ली। मैं वाकई कमजोर हूं। उसे अंदाजा नहीं था कि न्योमी की इस सफलता के पीछे उन दोनों के बीच बिताई गई कामुक रातों का बड़ा हाथ था। कैंट के साथ संभोग करने से उसकी जड़ों को जो पोषण मिला था, उसने उसे अजेय बना दिया था। इंग्रिड 54वीं सीढ़ी। मारा और कमिला ये दोनों गेट मास्टर्स 90वीं सीढ़ी तक पहुंच चुकी थीं। उन्हें बस थोड़े और कल्टिवेशन की जरूरत थी ताकि वे शिखर तक पहुंच सकें। मुझे तुम सब पर गर्व है, कैंट ने एक प्यारी मुस्कान के साथ कहा। तो तय रहा, तुम सब मेरे साथ उस रेस्क्यू मिशन बचाव अभियान में चलोगी। ये सुनकर रानियों के चेहरे खिल उठे। उनका मुख्य लक्ष्य कैंट की रक्षा करना था ताकि उसे फिर से 1 साल तक बेहोश न रहना पड़े। खूबसूरत भविष्य का सपना। मैं उस जीनियस नारा से मिलने के लिए बेताब हूं जिसने कभी एवरलास्टिंग इमोर्टल स्वॉर्ड सेक्ट के पसीने छुड़ा दिए थे, वेल ने अपने होठों पर जीभ फेरते हुए कहा। यूनिटी इस बीच कैंट के लिंक को चूसने में मग्न थी। बड़ी बहन नारा बहुत ही जिंदादिल इंसान है। वह और सेलिन बिना किसी शक के बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगी, मारा ने मासूमियत से कहा। ये तो होना ही है। अगर वह तुम्हारी तरह है तो हमारा मर्द तुम दोनों को एक साथ बिस्तर पर पाकर बहुत खुश होगा, सेलिन ने कहा, जिससे मारा शर्म से लाल हो गई। तो फिर मुझे उसे बचाने में जल्दी करनी चाहिए। मैं एक इतनी सुंदर सुंदरी को और इंतजार नहीं करवा सकता, कैंट ने अंगूर खाते हुए कहा और भविष्य की रंगीन कल्पनाओं में खो गया। मैं देख सकती हूँ कि जल्द ही यह बगीचा अलग अलग जातियों और आकारों की नग्न सुंदरियों से भर जाएगा, इंग्रिड ने टिप्पणी की और सभी ने सहमति में सिर हिलाया। ये बगीचा उनका स्वर्ग था जहाँ केवल प्रेम और वासना का राज था। मारा का विशेष नृत्य। रानियां एक एक करके कैंट के साथ अपना समय बिताती रहीं। अंत में सेलिन कैंट के ऊपर सवार हो गई और अपनी बहनों के सामने ही कैंट को राइड करने लगी। तुम सब बस इंतजार करो, जब हम पूरी तरह तैयार होंगी तो तुम महीनों तक कैंट को देख भी नहीं पाओगी, कैमिला ने कामुक अंदाज में कहा, जबकि कैंट की उंगलियां उसकी योनी पुसी के साथ खेल रही थीं। कोशिश कर लो, पर हम सब के पास कैंट को देने के लिए कुछ खास है, न्योमी ने जवाब दिया। हालांकि वह खुद मन ही मन कैंट को 1 हफ्ते के लिए अकेले पाने का प्लान बना रही थी। कई घंटों के संभोग के बाद मारा ने कैंट को सबसे अलग किया और उसे गहराई से चूमने लगी। उसके गाल लाल थे जब उसने वह कहा जिसकी कैंट ने उम्मीद नहीं की थी। मैं तुम्हारे लिए नाचना चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। कैंट ने बिना कुछ कहे रानियों से कुछ घंटों की मोहलत मांगी। उसने नग्न अवस्था में ही मारा को अपनी बाहों में उठाया और वे दोनों अल्केमी टावर के एक निजी कमरे में प्रकट हुए। कैंट आराम से बैठ गया और उस बड़े नितंबों वाली गेट मास्टर के कमर हिलाने वर्ल्ड वेस्ट का इंतजार करने लगा। कई साल पहले जब भी यह घोषणा होती थी कि मोनाक किसी रेस्टोरेंट या होटल में नृत्य करने वाली है, तो हजारों लोग, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि के हों, उसे देखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते थे। उस समय एक कहावत थी कि मोना उन सभी युवा लड़कियों के लिए एक आदर्श थी जो खून खराबे और पीठ में छुरा घोंपने वाली दुनिया के बजाय मनोरंजन की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहती थी। वास्तव में मोना वह इंसान थी जिसके जैसा हर माँ चाहती थी कि उसके बच्चे बने। वह अपने सफेद घूंघट के पीछे से जितनी सुंदर दिखती थी, उससे कहीं ज्यादा तेजस्वी तब लगती थी जब उसका सुंदर शरीर नृत्य के मंच पर थिरकने लगता था। ऐसा लगता था जैसे उसका हर किसी के मन पर नियंत्रण हो, क्योंकि जब भी उसका नृत्य समाप्त होता तो लोग अपनी जीवन भर की जमा पूंजी उसे दान करने के लिए तैयार रहते थे। फिर एक दिन मोना अचानक गायब हो गई और 6 दशकों के बाद किसी ने उसे फिर से नाचते हुए नहीं देखा। अब तक, जब तक कि एक खास उपद्रवी कैंट ने उसके दिल के भीतर प्रवेश नहीं कर लिया। मारा जिसे लाखों लोग मोना के नाम से जानते थे, अब पूरी तरह नग्न थी। उसके शरीर पर कपड़ों की एक भी परत नहीं थी क्योंकि वह अपनी कमर हिला रही थी और अपने नितंबों को बिना किसी विशेष लय के थिरका रही थी। फिर भी ये किसी भी संगीत से कहीं अधिक आकर्षक था। कैंट बिस्तर पर बैठा था जबकि वह उसके सामने नाच रही थी। मारा, जो केवल अपनी लयबद्ध गति से किसी भी पुरुष को उत्तेजित कर सकती थी, अब नग्न होकर कैंट के सामने नाच रही थी। कैंट का विशाल दंत पूरी तरह से जागृत हो चुका था और अपने लिए एक साथी की मांग कर रहा था। मारा ने ये देखा और एक शरारती मुस्कान के साथ अपने प्रलोभन को अगले स्तर पर ले गई। नितंबों का जादू और कामुक मिलन। वह कैंट के करीब आए और अपने भारी नितंबों को उसके सामने तेजी से हिलाना शुरू कर दिया, जिससे कैंट के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये कहना गलत नहीं होगा कि एलिना के पास उसकी सभी रानियों में सबसे सटीक और सुंदर नितंब परफेक्ट बट हैं, लेकिन मारा जानती है कि अपने नितंबों का इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे ही वह नीचे झुकी, उसकी कैमल टो योनी की आकृति कैंट की नजरों के सामने आ गई। कैंट खुद को रोक नहीं पाया। उसने उसकी पतली कमर को पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। उसने अपना चेहरा वहां टिका दिया और कुछ सेकंड तक अपनी जीभ से उसे चाटने के बाद ही उसे छोड़ा। तुम मुझे मार डालोगी, मारा, कैंट ने भारी आवाज में कहा। मारा मुस्कुराई और उसकी गोद में चढ़कर उस पर सवारी राइड करने लगी। उसकी गीली योनी कैंट के मजबूत लिंग पर ऊपर नीचे हो रही थी। मारा के गले से सिसकारियां निकलने लगी क्योंकि वह 10 मिनट तक पागलों की तरह उसे राइड करती रही, जब तक कि उसका बांध नहीं टूट गया और कैंट की गोद उसके प्रेम रस से भीग नहीं गई। मम्मे, उसकी सिसकारियां जारी रहीं क्योंकि वह अपनी कमर को ऐसे घुमा रही थी जैसे वह रबर की बनी हो। लानत है मारा, तुम वाकई कमाल हो, कैंट ने मुस्कुराते हुए उसके होठों को चूम लिया। चूमते हुए उसके हाथ मारा के योनी के निचले होठों को सहला रहे थे। कुछ देर बाद वह उसे अलग हुआ और उसकी आंखों में देखा। तुम हमेशा मेरे लिए ऐसे ही नाचोगी, कैंट ने कहा। मारा ने शर्माते हुए जवाब दिया, बड़ी बहन नारा ने ही मुझे नाचना सिखाया था, तो अब और कुछ मत कहो। जो सुंदरी मेरा इंतजार कर रही है वह सर्वश्रेष्ठ की हकदार है और मुझे विश्वास है कि मैं उसे वह दे सकता हूँ। मैं ये पक्का करूंगा कि इन वर्षों में उसने जो भी दुख झेले हैं उसके बाद उसे दुनिया का हर सुख मिले, कैंट ने कहा। वह उस हरी आंखों वाली सुंदरी के बारे में सोच रहा था जो 60 साल बाद भी उतनी ही गरिमापूर्ण दिखती थी। अगली योजना, रानियों की ईर्ष्या। धन्यवाद, मारा मुस्कुराए। अब क्यों ना मैं तुम्हारी इस समस्या खड़े लिंक का समाधान कर दूं। मारा ने कैंट के लिंक को अपने मुंह में लिया और उसे सुख देने लगी। 1 घंटे के भीतर कैंट 2 बार चरम पर पहुंच चुका था। कैंट अब ये सीख रहा था कि अपनी रानियों को अपना अमृत जल्दी कैसे दिया जाए, खासकर तब जब वे समूह में मिलन पसंद करती थीं। मुझे लगता है कि उनके लिए अलग अलग कमरे बनाना बहुत काम आएगा, कैंट ने मुस्कुराते हुए सोचा। मैं गया से बात करूंगा, मेरे पास अब बहुत सारे टावर पॉइंट्स हैं। नहाने के बाद वे दोनों वापस बगीचे में लौटे। कपड़े पहनने के बाद कैंट ने लीजन टावर जाने का फैसला किया जहां काइजो था।
काइजो एक हफ्ते में ठीक हो गया था और तब से वह उस चमगादड़ ईविल बैट से दोबारा लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। जैसे ही कैंट वहां से गया, सभी रानियों ने मारा को घेर लिया। तुम दोनों ने अकेले में क्या किया? जब तुम वापस आए तो वह इतना क्यों मुस्कुरा रहा था? सेलिन ने शक भरी निगाहों से पूछा। हमने ऐसा कुछ नहीं किया जो हमने तुम सबके सामने न किया हो, मारा ने शरारत से जवाब दिया। झूठ, उसे इतना खुश करने के लिए जरूर कुछ खास हुआ है। सच बताओ। रानियों ने उसे दोनों तरफ से दबोच लिया। मैंने उसके लिए नृत्य किया था और जैसा कि तुमने देखा उसे बहुत पसंद आया। बस इतनी सी बात है, मारा खिलखिलाकर हंसी और यिनपुर की ओर चल दी। ऐसे पल हम जैसों को थोड़ा ईर्ष्यालु बना देते हैं, यूनिटी ने एक लंबी सांस लेकर कहा। वह जानती थी कि नृत्य उसकी ताकत नहीं है। मेरा प्रस्ताव है कि हम इसे यहीं बंद कर दें और जब तक कि हम सबको नाचना नहीं सिखा देती, इसे बाहर न जाने दें। सेलिन ने अपनी पुरानी बंद करने वाली आदत दोहराई। तुम्हें लोगों को बंद करने की इतनी बीमारी क्यों है? नयोमी ने पूछा। पति चुराने वाली औरतों से सावधान रहना पड़ता है। अगर हम सतर्क नहीं रहे तो यह अपने नितंबों के जादू से हमारे मर्द को ले उड़ेगी। तुमने देखा ही है कि कैंटलीना के अंगों को देखकर कैसे लार टपकाता है, सेलिन ने मजाक किया। हम सबके पास देने के लिए कुछ न कुछ है। देखो, वह मेरे चूसने के कौशल सकिंग स्किल्स का दीवाना हो जाएगा, एल्सा ने आत्मविश्वास से कहा। मम्मी, हमारे एक चूसने के कौशल कहो, इसे अकेला मत रखो, लिलियन ने चुटकी ली। माफ करना लिल, हमारे एक चूसने के कौशल, एल्सा ने सुधारा। सभी रानियां हंसते हुए पूल में उतर गईं। यूनिटी, जिसका शरीर सबसे छोटा और कम विकसित था, ने एक लंबी सांस ली और उनके पीछे चल दी। मेरे पास कुछ ऐसा है जो इनके पास नहीं है और वह है मेरा। वह मुस्कुराए। मास्टर, आखिरकार आप आ ही गए, काइजो ने भारी कदमों से कैंट की ओर बढ़ते हुए कहा। कैंट जैसे ही लीजन टावर के भीतर प्रकट हुआ, काइजो के चेहरे पर एक योद्धा वाली संतुष्टि तैर गई। हाँ, उस चमगादड़ ने लड़ाई के आखिरी पलों में मुझे अच्छी टक्कर दी थी, जिसकी वजह से मुझे पूरे 1 साल तक यहाँ सोना पड़ा। कैंट मुस्कुराया। उसे याद था कि कैसे जमीन पर गिरते ही पूरी दुनिया उसके चारों ओर घूमने लगी थी और उसकी चेतना लुप्त हो गई थी। उसने हमें धोखे से मारा था मास्टर, पर मैं उससे बदला लेने की पूरी योजना बना चुका हूँ। काइजो के शब्दों से उसकी अटूट और अजय शख्सियत साफ झलक रही थी। वह हार मानने वालों में से नहीं था। हम जरूर बदला लेंगे दोस्त। उस चमगादड़ को हमारे खिलाफ आने के अपने फैसले पर पछतावा होगा। कैंट जानता था कि ईविल बैट की हालत फिलहाल जंग है, पर अगर उसका क्लोन उसे नहीं मार पाया तो कैंट खुद अपने हाथों से उसका गला घोंटेगा। काइजो का अस्तित्व एक अनसुलझा रहस्य। तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? कैंट ने पूछा। मैंने अपने सभी कौशलों स्किल्स पर महारत हासिल कर ली है। अब मैं उनका उपयोग अपने साथियों को नुकसान पहुंचाए बिना और भी अधिक सक्रिय रूप से कर सकता हूं। काइजो एक ब्रूट फाइटर था, जिसका हर हमला विनाशकारी होता था, अक्सर उसके सहयोगियों के लिए भी। पर पिछले 1 साल टावर समय में उसने अपनी आक्रामक शक्ति बढ़ाने और अपने दायरे को नियंत्रित करने पर काम किया था। अच्छी बात है, पर ज्यादा चिंता मत करो, हमारा अगला दुश्मन पहले से ही मरा हुआ समझो। कैंट और काइजो एक साथ मुस्कुराए। सच तो ये था कि उस सॉवरेन के साथ लड़ने में उन्हें डर से ज्यादा मजा आया था। लेकिन ये सब काम कैसे करता है? क्या तुम्हें अपने अतीत की कुछ यादें आती हैं या तुम बस एक ब्लैंक स्लेट कोरी तख्ती हो? कैंट ने उत्सुकता से पूछा। उसे काइजो के अनुभव को देखकर लगा था कि वह किसी पुराने युद्ध क्षेत्र का दिग्गज योद्धा रहा होगा। यही तो अजीब बात है मास्टर, मैं एक ब्लैंक स्लेट हूँ फिर भी मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हमेशा से मैं ही रहा हूँ। ऐसा नहीं लगता कि मेरा जन्म भी हुआ है, काइजो ने समझाया। अजीब है, कैंट ने अपनी कनपटी सहलाई। तुम्हारी ब्लड लाइन कहती है कि तुम माउंटेन थंडर टाइटन प्रजाति से हो, पर तुम्हें उस जीवन की कोई याद नहीं है। मैं एक नया मैं हूँ मास्टर, और मेरे लिए इतना ही काफी है, काइजो ने सादगी से जवाब दिया। कैंट ने तय किया कि वह इस पर बाद में शोध करेगा, क्योंकि वह जल्द ही 6 और अनडेड योद्धा जोड़ने वाला था, जो सभी रूट असेंशन स्तर के होने वाले थे। अकेरा की शरारत और गया के प्रोजेक्ट्स। अकेरा, कैंट ने उस नन्ही लोली को पुकारा जो गया की अनुपस्थिति में सब कुछ संभाल रही थी। आपको सही सलामत देखकर अच्छा लगा मास्टर। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि आपने बाल्टी लात मार दी, किक द बकेट, अकेरा ने चुटकी ली। तो क्या तुम रोती? कैंट ने एक कुटिल मुस्कान के साथ पूछा। शायद नहीं, मैं बस आपके अगले पुनर्जन्म का इंतजार करती, अकेरा खिलखिलाकर हंसी, पर उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वह अपने मास्टर की वापसी से बेहद खुश है। गया मैडम परफेक्शनिस्ट अपने प्रोजेक्ट्स को अंतिम रूप दे रही हैं। 1 हफ्ते में वह सब खत्म कर देगी। बेहतरीन, मैं बाहर के 7 घंटे टावर के 7 दिन इंतजार करूंगा, कैंट ने कहा। काइजो ने अपनी मुट्ठी भींची। मुझे ऐसे साथियों की जरूरत है जिनके साथ मैं अभ्यास स्पारिंग कर सकूं। ये मेटल डॉल्स बहुत कमजोर हैं। तुम्हें कोई शौक पालना चाहिए काइजो, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है। सिर्फ काम और कोई खेल नहीं, जैक को सुस्त बना देता है। तो फिर मैं उन नफरत भरे चमगादड़ों के पीछे क्यों न जाऊं? मेरा कहना है कि उन्हें आखिरी चमगादड़ तक मिटा देना चाहिए, काइजो ने अपना सीना पीटा। उसके भीतर का योद्धा शांत बैठने को तैयार नहीं था। मेटल डॉल का महा अपग्रेड। अकेरा, अब मैं बैटल डॉल को अपग्रेड करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि उस मीटियोर पत्थर के साथ वह कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। मास्टर, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जितनी जल्दी आप इसे करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी टीम में एक और ट्रांसेंडेंट शामिल होगा। आपके पास बचाव मिशन रेस्क्यू क्वेस्ट के लिए 15 दिन से भी कम बचे हैं, वरना आप बोनस लाभ खो देंगे, अकेरा ने चेतावनी दी। तो चलो शुरू करते हैं। कैंट ने अपनी मेटल डॉल को समन किया और वह रहस्यमय काला उल्कापिंड पत्थर निकाला। लानत है, ये दिखने से कहीं ज्यादा भारी है। अकेरा ने नीचे की ओर इशारा किया, जहां जमीन पर एक जादुई घेरा स्पेल सर्कल प्रकट हुआ। पत्थर को घेरे के बीच में रखिए। अगली बार आप सिर्फ सोचेंगे और यह अपने आप हो जाएगा, अकेरा ने निर्देश दिया। जैसे ही कैंट ने पत्थर रखा, सिस्टम की स्क्रीन चमक उठी। अपग्रेड प्रगति पर है। आपकी बैटल डॉल वर्तमान में अपग्रेड से गुजर रही है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में 2 दिन टावर समय लगेंगे। इस दौरान कोई नई वस्तु नहीं जोड़ी जा सकती। कार्य पूर्ण होने पर आपको सूचना दी जाएगी। उम्मीद है कि यह टावर के समय पर चल रहा है, कैंट ने पूछा। फिक्र मत कीजिए मास्टर, क्रिएटर नेक्रोमेंसर क्लास को छोड़कर सब कुछ टावर टाइम पर चलता है, अकेरा ने मुस्कुराते हुए कहा। शानदार, तो क्यों न एक नए अनडेड का काम भी शुरू कर दिया जाए। चूंकि उसमें असली दुनिया का समय लगता है, तो मुझे सेक्ट पहुंचने से पहले तैयारी शुरू करनी होगी। ठीक है मास्टर, पर हम एक बार में एक ही बना सकते हैं, अकेरा ने हंसते हुए कहा। पर इससे पहले कि वह कुछ और कहती, कैंट ने उसे आलू की बोरी की तरह अपने कंधे पर उठा लिया। टावर के भीतर अब कैंट का असली प्रभुत्व शुरू होने वाला था। मास्टर, मुझे नीचे उतारिए, अकेरा खिलखिला उठी जब वे दोनों नेक्रोफॉज के भीतर कदम रख रहे थे। तुम बहुत शरारती हो गई हो, कैंट मुस्कुराया। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम कोई एनिमे कैरेक्टर हो।
क्या किसने कहा मैं एनिमे कैरेक्टर हूँ? मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अकीरा की हंसी अचानक गायब हो गई और उसके चेहरे पर हल्की घबराहट साफ दिखने लगी। जो भी तुम कहो, बस उम्मीद है कि ऐसा ही हो। कैंट धीरे से हंसा, जिससे अकीरा मन ही मन उसे कोसने लगी। दूसरे अंडेर का ब्लूप्रिंट, एक विनाशकारी रचना। मुझे वो अंडेर दिखाओ जिसे तुमने डिजाइन किया है, कैंट ने उत्सुकता से कहा। अकीरा ने तुरंत अंडेर स्कीमेटिक क्रिएटर निकाला और उसे सक्रिय किया। हवा में एक विशाल और डरावनी आकृति का होलोग्राम प्रकट हुआ। ये तो, कैंट की भौहें आश्चर्य से तन गईं। हैरान मत होइए मास्टर, मैंने इसमें अपनी पूरी आत्मा झोंक दी है, और एक सोल वीवर के रूप में मेरी आत्मा काफी विशाल है। अकीरा ने सामग्री की सूची पढ़नी शुरू की। सामग्री, डोमेन क्रिस्टल का एक हिस्सा, डार्कनेस क्रिस्टल, फॉरेस्ट किंग की आंखें, एक मजबूत हाथ। बलिदान, 5 ट्रांसेंडेंट शरीर, 25 ग्रेट सगे शरीर। लागत, 1 ट्रिलियन स्पिरिट स्टोन्स। मैं इसमें कोई बदलाव नहीं करूंगा अकीरा, मुझे तुम पर भरोसा है। चलो इसे शुरू करते हैं। कैंट के आदेश पर अकीरा ने फौज को सक्रिय किया। सारी सामग्री और जादुई ब्लूप्रिंट को भट्टी में डाल दिया गया। स्क्रीन पर टाइमर शुरू हुआ। 48 घंटे 2 दिन। वेड्रिस का उदय, अंधेरे का शूरवीर। फौज के काम शुरू करने के बाद कैंट और अकीरा टावर शॉप में चले गए। कैंट ने अपनी पृथ्वी अर्थ की यादों वाली कुछ चॉकलेट खरीदी। कॉस्मिक वीवर्स वाकई कमाल हैं, कैंट ने चॉकलेट का आनंद लेते हुए कहा। सच में, गया तो बस एक चीप है, वह कहीं से भी कुछ भी ला सकती है। कभी कभी मुझे उससे जलन होती है, अकीरा ने मासूमियत से कहा। तभी टावर का एक संदेश हवा में तैरने लगा। अपग्रेड पूर्ण हुआ। वे दोनों तुरंत लीजन टावर के भीतर प्रकट हुए, जहां बैटल डॉल का रूप पूरी तरह बदल चुका था। कैंट के सामने अब एक साधारण पुतली नहीं, बल्कि एक खूंखार और डरावना नाइट खड़ा था। उसका कवच काले और गहरे लाल रंग के धातु से बना था। उसके हेलमेट पर नुकीले कांटे थे और आंखों की जगह से लाल रोशनी की लकीरें निकल रही थीं, जो उसे अमानवीय बना रही थीं। कवच की नसों में लाल ऊर्जा धड़क रही थी। उसके दस्ताने गॉन्ट्रेट्स इतने मजबूत थे कि वे फौलाद को भी कागज की तरह फाड़ सकते थे। उसके पीछे एक लंबा लहराता हुआ काला केप था, जो उसे किसी प्राचीन मिथक के अधर्मी शूरवीर जैसा लुक दे रहा था। पर सबसे खतरनाक उसकी तलवार थी, एक विशाल ब्लैक ग्रेट स्वॉर्ड, जिस पर लाल रंग के प्राचीन मंत्र रून्स चमक रहे थे। तलवार से रह रहकर वॉइड एनर्जी रिस रही थी। लॉस्ट नाइट्स का मास्टर, एक नया शीर्षक। बधाई हो मास्टर, ये वॉइड एनर्जी इस्तेमाल करने में सक्षम एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा है, अकीरा ने गर्व से कहा। मुझे शूरवीरों नाइट्स से हमेशा से लगाव रहा है अकीरा। ये वाकई शानदार है, कैंट ने मुस्कुराते हुए अपनी तलवार निकाली और एक लॉर्ड की तरह उसे मेटल नाइट के कंधे पर रखा। जागो सर्वेड्रिस, तुम्हारा नया इतिहास आज से शुरू होता है, कैंट ने जैसे ही उसे नाम दिया, एक सिस्टम मैसेज चमक उठा। बधाई हो, आपने अपने पहले नाइट को नाम दिया है। आपको शीर्षक प्राप्त हुआ है, मास्टर ऑफ द लॉस्ट नाइट्स। सिस्टम ने इस शीर्षक का इतिहास बताया। सांगुइन के अंतिम युद्ध के दौरान सबैटन के 14 रक्षक शूरवीरों ने अंधेरे के प्राणियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने बच्चों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। अब आपके पास इन महान शूरवीरों को खोजने और उन्हें फिर से जगाने की शक्ति है। जब भी कोई लॉस्ट नाइट आपके पास होगा, आप उसे पहचान पाएंगे। कैंसन रह गया। उसने तो बस अपने एक पसंदीदा गेम कैरेक्टर का नाम उसे दिया था, पर उसे क्या पता था कि वह एक प्राचीन पौराणिक कथा को सच कर देगा। वेड्रिस, कैंट ने मंत्रमुग्ध होकर उसे देखा। जैसे ही कैंट ने अपनी आत्मा की छाप सोल ब्रांड उस पर लगाई, वेड्रिस अपने घुटने पर झुक गया और कैंट को एक नाइट सैल्यूट दिया। मास्टर वाकई बहुत भाग्यशाली हैं। साबतन के शूरवीर, मैंने बरसों से उनके बारे में नहीं सुना था। अब आपकी सेना में एक ऐसा योद्धा है जो दुश्मनों की आत्माओं की कटाई करेगा, अकीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। अकीरा, क्या तुम इन लॉस्ट नाइट्स के बारे में कुछ और जानती हो? कैंट ने अपने पास खड़ी नन्ही अकीरा से पूछा। उसकी दिलचस्पी अब 7वें आसमान पर थी। यही तो बात है मास्टर, इस ब्रह्मांड के अरबों वर्षों के अस्तित्व में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो किसी कारणवश हर किसी के दिमाग से मिटा दी गई हैं। अकीरा ने समझाना शुरू किया। नाइट राइडर्स इसका एक सटीक उदाहरण है। उनका समय एक महत्वपूर्ण मोड़ था, फिर भी वे इतिहास में खो गए। इन लॉस्ट नाइट्स और सांगुइन के अंतिम युद्ध, लास्ट वॉर ऑफ द सैंगविन का इतिहास भी समय की धूल में दब गया था। लेकिन अब जब मैंने ये नाम और विवरण देखे हैं, तो मुझे कुछ यादें वापस आने लगी हैं। और मास्टर, मैं कह सकती हूँ कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। कैंट मुस्कुराया और वेड्रिस की ओर देखा, जो अपनी विशाल तलवार को किसी महान शूरवीर की तरह जमीन में गाड़कर खड़ा था। साबतन का मंदिर और खोए हुए बच्चे। लॉस्ट नाइट्स को माँ के शूरवीर, नाइट्स ऑफ द मदर के रूप में जाना जाता था। कई लोग उन्हें घृणास्पद प्राणियों का रक्षक, गार्डियंस ऑफ द अबॉमिनेशंस भी कहते थे। अकीरा की आवाज में गंभीरता थी। कारण सरल था, ये 14 शूरवीर साबतन के मंदिर टेम्पल ऑफ सबैटन की रक्षा करते थे। यह मंदिर खोए हुए लोगों के रेल्म ऑफ द लॉस्ट का प्रवेश द्वार था। ब्रह्मांड की कई प्रजातियों में अंतर्जातीय विवाह वर्जित था। अगर 2 अलग प्रजातियों के जीव संभोग करते तो उनके बच्चों को घृणास्पद माना जाता था और उन्हें मार दिया जाता या निर्वासित कर दिया जाता। जब ऐसा कोई बच्चा साबतन के मंदिर पहुंचता तो उसका नाम लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा हो जाता था। मंदिर के रक्षक इन बच्चों को अपनाते थे। कहा जाता था कि अगर कोई सम्राट भी उनका पीछा कर रहा हो तो मंदिर की दहलीज पार करते ही एक 14 शूरवीर किसी को उन्हें छूने तक नहीं देते थे। वे इतने खूंखार थे। सांगुइन युद्ध, अंतिम बलिदान। अकीरा ने आगे बताया कि कैसे ये बच्चे समय के साथ शक्तिशाली योद्धा बनने लगे, जिससे अन्य प्रजातियां डर गईं। प्राचीन वैम्पायर्स, जिन्हें क्रीचर्स ऑफ द नाइट कहा जाता था, ने मंदिर पर हमला कर दिया। युद्ध इतना भयानक था कि जितना विनाश होता, वैम्पायर्स उतने ही शक्तिशाली होते जाते। खून ही उनका हथियार था। जब वे साबतन के मंदिर पहुंचे तो उनके सामने अंतिम बाधा ये 14 रक्षक थे। कहा जाता है कि प्रत्येक रक्षक ने 6666 वैम्पायर्स का वध किया, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक थी। अंत में इन शूरवीरों ने अपनी जीवन शक्ति लाइफ एसेंस का उपयोग करके खोए हुए लोग को हमेशा के लिए सील कर दिया। कैंट और अकीरा ने उस धात्विक शूरवीर को देखा। वेड्रिस, एबिस नाइट, वह वॉइड गार्डियन था जो अपनी तलवार के एक वार से हजारों मील दूर बैठे दुश्मन को मार सकता था। वह शून्य वॉइड पर सर्वोच्च नियंत्रण रखता था। वह आत्माओं का अग्रदूत, एक राक्षसी तलवारबाज और वॉइड कटर था। जैसे जैसे अकीरा उसके खिताब गिना रही थी, वेड्रिस की आंखों की लाल रोशनी तेज होने लगी और उसकी तलवार पर पकड़ मजबूत हो गई। नई सेना और सादेन की वापसी। मास्टर, मेरी एक सलाह है, उसे अपग्रेड करते रहें और बाकी शूरवीरों को भी जगाएं। मुझे लगता है कि आपकी बैटल डॉल्स इन्हीं शूरवीरों के रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए बनी है। आपको अभी 9 और डॉल्स हासिल करनी होंगी। मैं ऐसा ही करूंगा अकीरा, कैंट ने कहा।
फिर उसने काइजो की ओर मुड़कर ऐलान किया, काइजो, अब तुम्हारे पास अभ्यास करने के लिए एक पार्टनर है। काइजो के चेहरे पर एक दरिंदगी भरी मुस्कान आई। कैंट ने वेड्रिस को आदेश दिया, उसे बहुत ज्यादा बार मत मारना। मैं नहीं चाहता कि वह सदमे में चला जाए। वेड्रिस पलक झपकते ही गायब हुआ और अरीना में काइजो के सामने प्रकट हुआ। वह उसे सदमे में डालने वाला है, अकीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पता है, जब हम बाहर जाएंगे तो मैं उसे खुश करने के लिए कुछ डिंगोन डंजन क्लियर करवा दूंगा। कैंट हंसा। अंत में अकीरा ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। सादेन सडन और उसकी टीम 1 महीने पहले वापस आ गई है। उन्होंने मलरिक द्वारा चलाए जा रहे गुलामी के व्यापार से जुड़े हर व्यक्ति को मार डाला है। यहाँ तक कि उन लोगों को भी ढूंढकर खत्म कर दिया है जिन्होंने उनसे गुलाम खरीदे थे। शहर में अब इन रहस्यमयी हत्याओं की चर्चा है। कैंट की आंखों में चमक आ गई। सादेन और उसके सोल सेंटिनल्स ने अपना काम बखूबी किया था। अब कैंट की सेना और भी घातक हो रही थी। नाम वेड्रिस द एबिस नाइट, वेड्रिस द एबिस नाइट। जॉब क्लास एबिस नाइट वार्ड गार्डियन। क्लास रैंक एसएसएस। ग्रेड रूट ट्रांसेंडेंट चरम। वर्ल्ड एनर्जी एफिनिटी 28% उच्च। अबिसल एनर्जी एफिनिटी 32% उच्च। मेटल नाइट के आंकड़े वाकई असाधारण थे। वह न केवल एक पीक ट्रांसेंडेंट था बल्कि उसकी क्लास भी एसएसएस रैंक की थी। वह 2 प्रकार के ऊर्जा स्रोतों का स्वामी था, वर्ड 0 और अबीस प्रसातक, जो इस ब्रह्मांड की सबसे घातक शक्तियों में गिने जाते हैं। अफसोस कि मेरे पास और वर्ड स्टोन्स नहीं है, वरना इसकी एफिनिटी 40 के पार जा सकती थी। कैंट ने डेटा का विश्लेषण करते हुए सोचा। एबिस नाइट की शख्सियत, खौफ का दूसरा नाम। कैंट ने जॉब क्लास के विवरण पर ध्यान केंद्रित किया। वेड्रिस अबीस और वर्ड की शक्तियों से ओतप्रोत एक योद्धा है। उसकी लड़ने की शैली ताकत, डार्क मैजिक और सटीक तलवारबाजी का मिश्रण है। भारी कवच पहनने के बावजूद उसकी गति अमानवीय और बिजली जैसी तेज है। उसकी उपस्थिति मात्र से कमजोर दुश्मनों के दिल कांपने लगते हैं, जैसे वे किसी अंतहीन अंधेरे गड्ढे में झांक रहे हों। ये बहुत ही शानदार है। दुश्मनों के लड़ने से पहले ही उनके हौसले पस्त करने के लिए काफी है, कैंट ने संतोष के साथ कहा। मास्टर को अब अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है, वरना आप अपने इन मातहतों के बीच किसी चूजे चिकन की तरह लगेंगे। अकीरा ने खिलखिलाते हुए अपने मास्टर को छेड़ा। तुमने फिर से मुझे छेड़ना शुरू कर दिया। अगर मैंने यूनिवर्स टोकन का इस्तेमाल तुम्हारे जन्म से लेकर अब तक के सारे राज जानने के लिए कर लिया तो तुम्हारी बहुत सारी पोल खुल जाएगी। कैंट ने कुटिल मुस्कान के साथ धमकी दी। अकीरा का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। मास्टर को ऐसी छोटी बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। मुझ पर जासूसी करने के लिए इतना कीमती टोकन इस्तेमाल करना आपको बहुत पेटी दिखाएगा। पर मैं पेटी हूँ ही, मैं दुनिया का सबसे पेटी आदमी हूँ, तो यह एक अच्छा निवेश होगा। कैंट ने मजाक जारी रखा। अकीरा अब सच में घबरा रही थी कि कहीं कैंट उसके शर्मनाक एनिमे अतीत को न खंगाल ले। महापुरस्कारों की बौछार, भविष्य की सेना। कैंट ने वेड्रिस की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व जांची। वह ठंडा, गणनात्मक, कैलकुलेटिंग, अटल और प्रतिशोधी था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कैंट ने लॉस्ट नाइट्स के बारे में सुना था। तभी उसने अपने मेगा क्वेस्ट के पूरे हुए रिवॉर्ड्स की खिड़की खोली और उसके होश उड़ गए। पुरस्कार प्राप्त हुए। टावर सिटी आपका सपनों का शहर। 15वां प्रिमोडियल स्वॉर्ड पाथ। 11वां प्रिमोडियल स्पीयर पाथ। मेमोरी की जेस्ट, पुराने जीवन की यादों की चाबी। अनडेड स्कीमेटिक क्रिएटर X2। डिंगोन सीकर कार्ड अपग्रेडर, एस रैंक डिंगोन सीकर कार्ड। अकीरा, ये लो। कैंट ने अनडेड क्रिएटर टोकन अकीरा की ओर बढ़ा दिए। बाकी अनडेड योद्धाओं को तुम अपनी पसंद से डिजाइन करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अपनी रचनात्मकता दिखाओ। अकीरा की आंखों में आंसू आ गए। आप सच में मुझ पर इतना भरोसा करते हैं मास्टर? ये योद्धा सालों तक आपके साथ रहेंगे। तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो अकीरा। तुम जो भी बनाओगी मैं उससे खुश रहूंगा, कैंट ने प्यार से कहा। अकीरा ने मुस्कुराते हुए कसम खाई कि वह उसे निराश नहीं करेगी। दौरानियों के लिए उपहार। रिवॉर्ड्स में जो 2 नए प्रिमोडियल पाथ, तलवार और भला, मिले थे, वे साफ तौर पर उन 2 रानियों, नारा और उसकी शिष्या के लिए थे जिन्हें कैंट बचाने वाला था। यूनिवर्स ने शायद उन दोनों देवियों के लिए पहले से ही इंतजाम कर दिया है। यह अच्छा है, कैंट ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने वे मैनुअल अकीरा को दिए ताकि वह उन्हें गाया तक पहुंचा दे। अकीरा उन मैनुअल्स को लेकर गायब हो गई। कैंट ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझे सुन रही हो यूनिवर्स, तो शुक्रिया। और फिक्र मत करो, अगर किसी ने तुम्हें धमकाने की हिम्मत की तो मैं उनकी अच्छे से कुटाई करूंगा। कैंट को पता नहीं था, पर उसकी इस शरारती टिप्पणी पर ब्रह्मांड के उस पार से एक बहुत ही मधुर मुस्कान गूंजी थी। ड्रैगन अब अपनी पूरी सेना के साथ तैयार था। इन सारे इनामों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये ब्रह्मांड मेरी शुगर मॉमी बन गई है। कैंट ने मुस्कुराते हुए अपने टावर स्टोरेज से एक आयताकार जादुई वस्तु निकाली। टावर सिटी, सपनों का शहर। नाम, टावर सिटी आपका सपनों का शहर। इस डिवाइस का उपयोग करके अपने सपनों के शहर को डिजाइन करें और उसे जीवंत करें। आपको बस ये सोचना है कि आप क्या जोड़ना चाहते हैं और टावर बाकी सब मुफ्त में कर देगा। नोट, शहर को डिजाइन करने में 1 से अधिक लोग काम कर सकते हैं, इसलिए रचनात्मक बने। पिछली बार जब कैंट ने गाया से इस शहर के बजट के बारे में पूछा था तो उसने अरबों टावर पॉइंट्स की बात की थी। अब उसे ये सब मुफ्त में मिल रहा था। सबसे अच्छी बात यह थी कि वह इसे अकेला डिजाइन नहीं करेगा, वह और उसकी रानियां मिलकर अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदलेंगे। इसका मतलब था कि वह पृथ्वी अर्थ की आधुनिक सुख सुविधाओं और इस दुनिया के जादू को मिलाकर एक अद्भुत महानगर खड़ा कर सकता था। गया तो ये सुनकर खुशी के मारे फूट कर रोने लगेगी। कैंट ने मुस्कुराते हुए अगला आइटम उठाया। डिंगोन सीकर कार्ड, महा अपग्रेड। कैंट के पास पहले से ही एक बी रैंक डिंगोन कार्ड था जिसका अंतिम बॉस एक पीक रूट ग्रेड सगेक था। अब उसने इसे ए रैंक में अपग्रेड करने का फैसला किया। जैसे ही उसने अपनी ऊर्जा कार्ड में झोंकी, एक पॉपअप चमका। बधाई हो, आपने अपना डिंगोन सीकर कार्ड बी रैंक से ए रैंक में अपग्रेड कर लिया है। इसका मतलब था कि अब उसके पास 12 ऐसे डिंगोन थे जहां अंतिम बॉस पीक ट्रांसेंडेंट स्तर का होगा। कैंट ने सोचा, अगर मैं 10 ट्रांसेंडेंट बॉस को अपनी मुट्ठी में कर लूं तो मेरी सेना अजय हो जाएगी। उसने एस रैंक डिंगोन के बारे में भी सोचा जहां असेंशन लेवल के बॉस होंगे, पर गया की चेतावनी उसे याद थी, डिंगोन जितने ऊंचे रैंक के होंगे वे उतने ही जानलेवा होंगे। उसे सावधानी से कदम बढ़ाना था। यादों की चाबी और स्वाभिमान। अंत में उसके हाथ में मेमोरी की जेस्ट थी। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि वह इसे अभी इस्तेमाल कर ले और अपने पिछले जीवन जेस्ट की सारी शक्तियां और ज्ञान प्राप्त कर ले, पर फिर उसने खुद को रोका। मैं अभी स्वॉर्ड ब्रिज को चुनौती देने वाला हूँ। अगर मैं जेस्ट की यादों के साथ वहां गया तो ये धोखाधड़ी होगी। मैंने एक बार हार मानी थी, अब मैं अपनी मेहनत से जीतना चाहता हूँ। भले ही जेस्ट मेरा पिछला जन्म था, पर कैंट के रूप में मेरी अपनी पहचान और उपलब्धियां होनी चाहिए।
उसने यादों की चाबी को अभी के लिए सुरक्षित रख दिया। वह जेस्ट के साय में नहीं बल्कि कैंट की चमक के साथ आगे बढ़ना चाहता था। ब्राइट फेयरवुड का अंत एक खामोश शिकार। कैंट टावर से बाहर निकला और उसी पर्वत की चोटी पर प्रकट हुआ जहां काइजो उसे 15 दिन पहले लाया था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी शैडो स्पाइडर के साथ मानसिक जुड़ाव बनाया, जो ब्राइट फेयरवुड एक कुलीन परिवार का मुखिया की परछाई में छिपा हुआ था। कैंट ने मकड़ी की आंखों से देखा कि ब्राइट फेयरवुड बड़े मजे से कंधे की मालिश करवा रहा था। लानत है, मरने से पहले इतनी सुखद मालिश मिलना इसके लिए बुरा नहीं है, कैंट बुदबुदाया। 2 घंटे बाद ब्राइट एक गुप्त कमरे में गया और एक संचार क्रिस्टल कम्युनिकेशन क्रिस्टल सक्रिय किया। गांड, उस छोकरे कैंट को ट्रैक करने की क्या प्रोग्रेस है? क्रिस्टल की दूसरी ओर से आवाज आए, मालिक, हम डिवाइन पैलेस सेक्ट के पास छिपे हैं। हमने कुछ बुजुर्गों को रिश्वत भी दे दी है। जैसे ही वह सेक्ट में दिखेगा हम उसे दबोच लेंगे। 15 से ज्यादा परिवार और कुछ पूर्वज एंसेस्टर्स भी उसकी बैटल डॉल्स के पीछे पड़े हैं। वे उसे गुलाम बनाने की तैयारी में हैं। ब्राइट फेयरवुड हंसा, उसे क्या लगता है कि मुट्ठी भर उल्कापिंड से वह मेरा मुकाबला करेगा? मेरे पास जो अयस्क और है उससे मैं उन डॉल्स को अपग्रेड करूंगा और पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि फेयरवुड परिवार क्या चीज़ है। जल्द ही मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनूंगा। ब्राइट अपनी हथेली मलते हुए किसी चोर की तरह खिलखिला रहा था। कैंट ने ये सब देखा और मुस्कुराया, अफसोस कि तुम उस अयस्क का इस्तेमाल करने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। पर शुक्रिया, तुम्हारी मौत के बाद मुझे पता चल जाएगा कि वह अयस्क कहाँ है। कैंट ने अपनी मकड़ी को आदेश दिया। अचानक ब्राइट फेयरवुड की हंसी उसके गले में ही घुट गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं क्योंकि एक जहरीला और नुकीला डंक सीधे उसके दिल के आर पार हो गया था। इंसानी महाद्वीप के सबसे प्राचीन परिवारों में से एक का मुखिया महज 1 सेकंड में ढेर हो गया। अब उसके सारे राज और उस बेशकीमती अयस्क का पता कैंट का था। नेक्स्ट पार्ट के लिए सिस्टम लिखें। आपको इस उपन्यास की कहानी कैसी लग रही है? कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे और भी ऐसे ही शानदार उपन्यास लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।